हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। बहुत लंबे टाइम के बाद हम लोग एक दूसरे को मिल रहे हैं इस तरह से, ठीक है ना। बीच में थोड़ा आपने एंजॉय किया, हमने दूसरी तैयारियां की, ठीक है। JEE निपटाया, निट निपटाया, अब एडवांस आने वाला है तो चलता रहा, खैर कोई इशू नहीं है। अब हम लोग आज अपनी एपिसोड को रिस्टार्ट करते हैं। लास्ट मैंने आपको याद हो तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा था हमारा यूट्यूब पर, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ट्रिक्स मतलब चालू ही किया, अभी ज्यादा नहीं किया। अभी तो मैं बेसिक्स एप्लीकेशंस करवा रहा हूँ। मींस 11th वाला पोर्शन जो वार्म अप के लिए जरूरी होता वो आपका चल रहा है इनऑर्गेनिक में। तो जो बच्चे आज पहली बार बैठे हैं मेरे एपिसोड में या पिछले एपिसोड्स जिन्होंने नहीं देखे हैं वो प्लीज पुराने एपिसोड्स देख लेना, ठीक है। तब आपको पूरा रिदम समझ में आएगा, पूरी ट्यूनिंग समझ में आएगी। तो हम लोग, मैं हल्का सा इंट्रोडक्शन दे दूं, यूट्यूब पर हम लोग करेंगे अभी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक्स हम लोग देख रहे हैं, जिसमें 11th का पीरियोडिक बॉन्डिंग भी कवर होगा, एज वेल एज 11th और 12th के सारे ब्लॉक्स भी कवर होंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कब इजीली ब्लॉक्स कवर हो जाएंगे, ठीक है। फिर कैसे कराऊंगा वो भी समझा देता हूं। तो ये तो बात चल रही है हमारी यूट्यूब पर जो ओपन प्लेटफॉर्म है उस पर, लेकिन इसके साथ साथ पैरेलल में जो अपना PGC है, पेड वर्जन वाला प्रोग्राम, उस पेड वर्जन वाले प्रोग्राम PGC में हम लोग ऑर्गेनिक चल रहा है अभी। वैसे तो खत्म हो गया है, बट ऑर्गेनिक कभी खत्म नहीं होता, इनऑर्गेनिक कभी खत्म नहीं होता। फिजिकल ठीक है, प्रैक्टिस कराओ, एक बार लेवल बनाओ, खत्म कह सकते हैं। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कभी खत्म नहीं होते। तो वहां पर एक तरह से ऑर्गेनिक खत्म हो भी गया है और नहीं भी हुआ है, बट अभी मैं वहां पर अभी ये मान के चलो कि जब तक आपका यहाँ बेस बन रहा है 4 से 5 लेक्चर्स अभी उस प्लेटफॉर्म पे आपका लूंगा ऑर्गेनिक की प्रैक्टिस और लेवल मेंटेन कराने के लिए। तो जो बच्चे उस प्रोग्राम में है PGC में, वो बच्चे पहले अपना बेस क्लियर कर ले, ऑर्गेनिक को रिवाइज करके रखना, क्योंकि आऊंगा जब PGC चैनल में आऊंगा पेड वर्जन में तो धमाके के साथ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कराऊंगा। साथ में दूसरा पैरेलल में जो बातें मैं वहां पर कर रहा हूं, हल्का सा 1 मिनट में आइडिया दे देता हूं। पैरेलल में JEE निट में जो क्वेश्चंस है वो भी मैं आपको कराऊंगा। आप कहोगे सर सेम एग्जाम्पल आपने बोर्ड में कराए हैं, मतलब यहाँ पर बोर्ड का मतलब यहाँ स्क्रीन पर एग्जाम्पल भी सेम होंगे। जो टॉपिक में आपका पढ़ा चुका हूँ वो एग्जाम्पल भी सेम होंगे। और क्रैश कोर्स वाले बच्चों को तो पता है कि उन्होंने पढ़ा है और एग्जाम दिया है, तो वो तो उछल रहे होंगे डेफिनेटली कि सर आपके सारे ट्रिक्स और क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ये बहुत कम लोग, आपको बहुत कम टीचर ऐसा बोलने वाले होंगे कि जो पढ़ा दिया उसके बाहर नहीं आएगा। और मैं बोलता नहीं, उस बात को एग्जाम के थ्रू प्रूव करता हूं। हम लोग अभी ट्रिक्स पढ़ रहे हैं, इन ट्रिक्स से भी बहुत से क्वेश्चंस आए हुए हैं JEE निट दोनों एग्जाम्स में पिछले 15-20 दिनों में। और 27th को दोबारा से है एडवांस। आप भी यही हो, मैं भी यही हूं, अगेन चैलेंज दे रहा हूं। ऑर्गेनिक पढ़ चुके हैं पूरा, आप खुद देख लेना, आप कहोगे सर सारे क्वेश्चंस एज इट इज आए हैं, ठीक है। अब प्रैक्टिस जिसकी होगी वो अप्लाई करेगा, जिसकी प्रैक्टिस ही नहीं है, अकल ही नहीं है, तो उसको क्या कर सकते हैं। किसी को यही नहीं पता एल्कोहलिक KOH क्या करेगा, तो क्या बोलूं, ठीक है, कोई बात नहीं। अब लास्ट हमने पढ़ा था इनर्ट पेयर इफेक्ट, वैकेंट डी ऑर्बिटल, ये कंसेप्ट हमने लास्ट खत्म किए थे। आज के एपिसोड में हम 2 मेन टॉपिक्स को लेंगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। आज के एपिसोड में हम लोग 2 टॉपिक को लेने वाले हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो पहला टॉपिक हम लोग चालू कर रहे हैं आज, स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, उससे पहले शॉर्ट में मैं इसको SE लिखूंगा। शील्डिंग इफेक्ट भी इसी का नाम होता है, तो मैंने यहां स्क्रीनिंग इफेक्ट लिखा है, बट इसी को ही शील्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। ये बात आप ध्यान रखना। दूसरी बात आपको यहां ध्यान रखनी है, आप अपना अच्छा लेवल मेंटेन करना चाहते हो, रिजल्ट हर जगह अच्छा चाहते हो, तो प्लीज एक बात ध्यान रखना, ये बातें बार बार नहीं बताई जाती, बहुत दिनों बाद मिले हैं इसलिए मैं बोल देता हूं। सबसे पहले आपको मेरे नोट्स, या मेरे का मतलब जो भी हम लोग सारे सब्जेक्ट टीचर्स हैं, केमिस्ट्री में मेरे अलावा दूसरे सर भी, अजय पांचाल सर, उनके, फिजिक्स में हैं आपके पास 2-2 टीचर, ठीक है, इसी तरह मैथ्स में और बायो में। तो हमारे नोट्स को फॉलो करो पहले। नोट्स के बाद आपको NCERT, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो उसको जरूर फॉलो कर लेना। मैथ्स में तुम जानो NCERT RD शर्मा जो भी करनी हो, बट बाकी केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो में तो जरूर फॉलो कर लेना।
एनसीईआरटी के बाद फिर लास्ट ईयर क्वेश्चंस, जेईई प्रीवियस ईयर पेपर्स जिन्हें कहते हैं, जेईई और निट के मेंस एडवांस सब तरह के क्वेश्चंस जरूर कर लेना कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ये हम लोग करा ही रहे हैं, बट आपको भी अपने रूटीन में ये बातें ध्यान रख लेनी है। और उसके बाद आप मॉड्यूल जो हम लोग यहाँ से देते हैं, शीट्स वगैरह, उनको मैंने मॉड्यूल फॉर्म में लिख दिया है, ये काम आप कर लेना। इतना काम हो जाए, उसके बाद एटलीस्ट मेरे सब्जेक्ट में आप दुनिया भर के कहीं की भी शीट करो, कहीं का भी क्वेश्चन करो, आप कहोगे सर सब कुछ खत्म हो गया है। किसी भी लेवल का करो, मैं लेवल की और बाउंडेशंस में नहीं जाता कि यहाँ तक ही पढ़ाऊंगा मैं भाई, जो टॉपिक पढ़ा दिया किसी भी लेवल तक जाओ, अटकने वाले नहीं हो। तो अगर आपको कम मेहनत में अच्छा रिजल्ट चाहिए तो इस तरह से अपने आप को तैयार करना। हम लोग एनसीईआरटी कवर कर ही रहे हैं पूरा। तसल्ली के लिए पेज पलटवा दूंगा बैठा के, अभी जैसे इनऑर्गेनिक चालू हुई तो पेज पलटवा दूंगा। पीजीसी वाले चैनल में आपको वैसे तो हो गया है, चेक किया होगा आपने, मैंने बोला भी था, बट मैं एक बार पेज पलटवा दूंगा। चालू करते हैं, स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। तो क्या होता है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, रिपल्शन ऑफ आउटर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स बाय इनर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स। आउटर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स का इनर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू जो रिपल्शन होता है, इसी रिपल्शन का नाम होता है स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, कैसे बताता हूं। ये होता सब जगह, प्रेजेंट प्लस एंटी इन ऑल ब्लॉक्स, ऑल एलिमेंट, सब जगह होगा, ऑल ब्लॉक्स और ऑल एलिमेंट एक ही बात है। एस बट स्पेशली कंसिडर इन डी ब्लॉक्स। डी ब्लॉक में इसको मेनली काउंट करते हैं, होगा सब जगह, ध्यान रखना लेकिन काउंटिंग कहां होती है इसकी, मेनली डी ब्लॉक। क्योंकि ये जितने भी पंगे होते हैं ना, इसके जितनी भी मगजमारी होती है वो डी ब्लॉक में चेंज आते हैं, उसके कारण बाकी सब जगह रूटीन में चलता है। ठीक है, यूज टू है, तो ये बात आप ध्यान रखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बोला, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, रिपल्शन ऑफ आउटर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन बाय इनर ऑर्बिट। स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर एक और लाइन लिख देता हूं मैं, उसके बाद समझा देता हूं। एस, मजे की बात है, एक ही ऑर्बिट में स्क्रीनिंग इफेक्ट का ये ऑर्डर चलता है, एसपी डीएफ, इस ऑर्डर में स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। ठीक है ना, कहीं उल्टा मत कर देना, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अब इस बात को डिटेल समझते हैं, देखते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट तो हुआ क्यों, मतलब झगड़े की शुरुआत कहां से हुई वो बात समझते हैं। तो देखो, अगर मैं एटॉमिक नंबर की बात करूं, एटॉमिक नंबर 18, शुरुआत से पूरा लेता हूं, 19, 20, एलिमेंट नहीं लिख रहा हूं वो तुम लिख लेना, 21 और फिर 22, ऐसे चलते जाएंगे 30 तक। ठीक है ना। 18 का कॉन्फ़िगरेशन क्या है बच्चों, बहुत जबरदस्त चीज बता रहा हूं, आप चाहो तो अच्छे से अच्छे टीचर को भी यहां पर फंसा सकते हो। सॉरी, कॉन्फ़िगरेशन लास्ट का लिख रहा हूं, 3s2 3p6। जिन बच्चों को कॉन्फ़िगरेशन में तकलीफ हो, प्रॉब्लम हो, मेरा एक स्पेशल शॉर्ट ट्रिक वाला वीडियो है, 2 वीडियो बना रखे खतरनाक वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड, तो वो जरूर देख लेना। ठीक है ना। यहां पर क्या होगा, 3s2 3p6, थोड़ा सा गैप दे दूं जिससे हर चीज आपको पता रहे। मैं यहां पर 4 ये लिख देता हूं आगे, 3d0 4s0, 3p6 4s2 4s1 सॉरी, और 3d0, 3s2 3p6 4s2 3d0, यहां तक मैंने लिखा। इसके बाद देखते हैं तो 3s2, बहुत जबरदस्त टॉपिक चालू हो गया है अब। इसके बाद 3d1 4s2 3s2 3p6 3d2 4s2, ऐसे चलते जाएंगे हम लोग आगे तक। तो 3s2
3p6, 3d10, 4s2। ये मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखा, सबको पता है। जो चीज पता नहीं है वो देखो। एनर्जी की बात करूं मैं, किसकी एनर्जी ज्यादा है, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रॉन एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरते हैं। अगर मैं आपसे कहूं 3s और 4s और 3d में से किसकी एनर्जी ज्यादा है, बोलो। तो अभी आप तुरंत बोल दोगे, आंसर दो जल्दी से, दोनों में से किसकी एनर्जी ज्यादा है, 3s की या 3d की या 4s की? दोनों में से किसकी एनर्जी ज्यादा है, जल्दी बोलो। बताओ। 3d की, बिल्कुल सही बात है ना बेटा ना। यहां पर एनर्जी ये है, यहां पर भी एनर्जी देखना, बिल्कुल घूम जाओगे आप। यहां पर 3d की एनर्जी ज्यादा है 4s से, देखना। क्योंकि आपने पढ़ा है n+l, n+l कहता है 3d इज प्रिफर्ड ओवर एनर्जी वाइज 4s। लेकिन ये बात इनकम्प्लीट पढ़ी है, अब पूरी बात समझ लो। ये नॉर्मल है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल जो अपना तरीका ना वही चल रहा है। लेकिन यहां चेंज हुआ, और उसके बाद यहां पर क्या हुआ, केवल दो जगह पे, एक मिनट, यहां पर मैं उल्टा लिख गया, केवल गोला कर दिया मैंने। 3d लेस देन 4s, 3d लेस देन 4s, 3d लेस देन 4s। बहुत प्रैक्टिकली समझना, क्योंकि मैंने बोला आपको कि आप नहीं, टीचर अटक जाएगा। क्योंकि ज्यादातर बच्चे और टीचर्स यही आंसर देंगे आपको। बहुत प्रैक्टिकल समझा रहा हूं मैं इस बात को, देखो एक बार। हमने क्या किया कि ये हमारा 3s, ये 3p, ये 3s है, ये 3p है। इसके बाद है 3d एनर्जी वाइज, और उसके बाद है 4s, ये आपका 4s है। ये एनर्जी का ऑर्डर है। तो अब इलेक्ट्रॉन यहां से जब यहां के बाद यहां आया, यहां के बाद आना था यहां पर, ठीक है। जब तक यहां भरा हुआ है, जब तक तो शांति से ऐसा चल रहा है, मतलब यहां तक भर रहा है, जब तक तो कोई इशू नहीं है। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां आने लगता है, वैसे ही क्या करेगा, 4s एकदम से अपनी एनर्जी को कम कर लेगा। तो इलेक्ट्रॉन यहां नहीं जाके यहां जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इससे नीचे नहीं होता, ऐसा नहीं कि इससे नीचे आ जाएगी, 3p से कम नहीं होगा, यह है 4s। बिकॉज इलेक्ट्रॉन एनर्जी के ऑर्डर में भरता है, जो पहले आ गया उसमें पहले भरेगा, जिसके एनर्जी ज्यादा उसमें बाद में। तो ये था, देखो प्रैक्टिकली समझना, ये 3d था और ये 4s है। 3d वाला मुंह धो के बैठा है, क्या वो तो अपना ही नंबर है। 19th में किसको भरना था, 3d को। वो मुंह धो के आराम से बैठा हुआ कि अपना नंबर अब तो अपने को मिलेगा। लेकिन क्या हुआ, जैसे इलेक्ट्रॉन आने लगा, 4s ने क्या किया, चीटिंग कर दी। अपनी एनर्जी, 3d की एनर्जी वही है, 3d की एनर्जी चेंज नहीं हुई है। 4s ने क्या किया, अपनी एनर्जी एकदम से कम कर दी। जब इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन तो जो पहले दिखेगा उसमें भरेगा। ये पहले देखो, ओरिजिनली रिपीट कर रहा हूं, दोबारा देखना। ये है आपका 4s और ये है 3d, तो ये 3d 4s। जैसे ही 3p के बाद इलेक्ट्रॉन की एंट्री हो रही थी 19th में, तो भरना था ओरिजिनली 3d में, लेकिन 3d में नहीं भरा। 4s ने अपनी एनर्जी रिड्यूस करा दी और इलेक्ट्रॉन भर गया 4s में। कोई डाउट है तो बोल दो। खत्म। तो इलेक्ट्रॉन किस में भर गया, 4s में। चले हम आगे, ये एक पॉइंट हो गया आपका। अगली बात करते हैं हम इसके बाद। तो इसके बाद अगला पॉइंट क्या है वो देखो। अब जैसे क्या होगा, 4s में इलेक्ट्रॉन भरेगा, 3d अलर्ट हो गया। ये क्या हुआ, मेरा नंबर था 3d, 4s कैसे भर गया। बिल्कुल एक एग्जांपल है, आपके क्यू में आप लगे हुए हो, अब मिलना था, मान लो आपको कोई चीज मिलने वाली है, आपका नंबर था, आप आराम से गुटरुगु मुंह धो के ऐसे बैठे हो कि मेरे को भी मिलेगा। लेकिन पीछे वाले ने क्या किया, चीटिंग कर डाली। आप ऐसे हाथ कर रहे थे, पीछे वाले ने लपक के आपसे पहले हाथ कर दिया, तब किसको मिल रहा है, बोलो। जो पहले हाथ देगा उसको मिलेगा, तो वो चीज उसको मिल गई। आप क्या करोगे,
आप आराम से बैठे रहोगे कि नहीं यार जाने दो, तो सारे पीछे वाले आपसे पहले भर जाएंगे, ले जाएंगे, आप खड़े रहना, तमाशा देखते रहना। आप क्या कहोगे, ये कहाँ है, चल पीछे, मेरा नंबर था, तू कैसे आया। क्लियर है कि नहीं, आप रेसिस्ट करोगे, लेकिन जब तक आप अलर्ट हुए तब तक वो ले चुका है। तो वही बात यहां हुई, 3D आप हो और ये पीछे वो चीटिंग करने वाला है, ये पीछे चीटिंग करने वाला है। क्लियर। तो जैसे ही क्या हुआ, ये अलर्ट होगा 3D, वो क्या करेगा, 4s अपने 2 इलेक्ट्रॉन लेके ढोल की बजा के बैठ जाएगा। तो 4s ने अपनी एनर्जी इस केस में कम कर दी, जिसको हम लोग n+l के स्टाइल में पढ़ते हैं। 4s ने अपनी एनर्जी कम की, जिसको अपन लोग अपने n+l रूल के हिसाब से पढ़ते हैं और खुश हो जाते हैं कि 4s की एनर्जी कम है। शॉर्ट टाइम, केवल 2 एग्जांपल्स के केस में, केवल यहां पर 3D ने क्या किया, अलर्ट हो गया। वो आप अपने आपको 3D मानो, पीछे वाला चीटिंग करके आपकी चीज, आने वाली चीज को ले गया, अब आप अलर्ट हो गए, आप उसको कहोगे भाग यहां से, कहां गया, मेरा नंबर है, तू कहां से आ गया, भागो। और अब अलर्ट होके बैठो, अब डंडा लेके बैठो, चाकू तलवार जो भी लेना है, मैं तो डंडा ही ले लूंगा, बहुत है। अब कोई आया ना तो ध्यान रखना। और आपने एक एरिया बना दिया, ये मेरा एरिया है, इसके अंदर किसी को आने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर कोई आया ना तो टांगे तोड़ दूंगा। क्लियर। अलर्ट होने के कारण तो आपने वापस से, जो था 3D वाले ने अपोज किया, 4s जो नीचे आया था उसको धक्का मार के वापस ऊपर कर दिया, चल ऊपर अपनी जगह पे। तो अब इलेक्ट्रॉन किस में भरेगा उसके बाद, 4s में या 3D में, तो जो ओरिजिनली कम है उसमें भरेगा, बट 2 इलेक्ट्रॉन 4s में जा चुके हैं, आया ना। और ये 3D की ये चीटिंग हुई ना, 3D और 4s की, मतलब 4s ने 3D के साथ चीटिंग की, इसके कारण अंदर वाले ऑर्बिट वाले उनको रिपल कर रहे हैं, भगा रहे हैं, भागो यहां से। इसी रिपल्शन का नाम होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। रिपल्शन ऑफ आउटर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन, आउटर में कौन है, 4s, बाय इनर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स। अब बोलो किसी को प्रॉब्लम है तो। क्लियर। बाय इनर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज स्क्रीनिंग इफेक्ट। मतलब ये देखो, मैं डायग्राम वाइज समझाऊं तो, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट और ये फोर्थ ऑर्बिट, 1 2 3 4, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है। अब अंदर के ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन जो है इनको भगा रहे हैं, भागो यहां से, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, भागो। इसे कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। लेकिन साथ में एक और कंसेप्ट चलता है पैरेलल में, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स। वो कहता आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए। एनएफए कहता अंदर आ जाओ, कहां बाहर जा रहे हो, चलो अंदर। ये है आपका एनएफए, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये है आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो अभी मैं स्क्रीनिंग इफेक्ट समझा दूं। रिपल्शन ऑफ आउटर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन बाय इनर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन, थर्ड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट वालों को रिपल कर रहे हैं, इसी को ही कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। और जैसे जैसे अब देखो, धक्का खाने वाले तो 2 ही हैं, अब यहां से धक्का मारना चालू, तो धक्का मारने वाले मतलब रिपल करने वाले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। रिपल होने वाले उतने ही हैं, रिपल करने वाले लगातार बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे रिपल्शन बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, ये जो है स्क्रीनिंग इफेक्ट का वैल्यू बढ़ेगा। सीधी सी बात है ना, धक्का मारने वाले बढ़ते जा रहे हैं और धक्का खाने वाले 2 ही हैं, तो धक्का तो जोरदार पड़ेगा ही पड़ेगा। अब बोलो कोई प्रॉब्लम है तो किसी को। चले हम आगे। ठीक है। इसी दोनों के रिजल्ट से एक चीज आती है जेड स्टार, जिसे कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये स्क्रीनिंग इफेक्ट है, जिसे सिग्मा बोलते हैं। जेड होता है एनएफए, जेड स्टार का नाम पूरा होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। हाँ या ना, कोई डाउट है? चले हम आगे। ये अपना पॉइंट हो गया, खत्म। किसी को अभी भी इसमें प्रॉब्लम है तो बोलो,
वलय कह रहा है 24 और 29 में होता यही है, बट स्टेबिलिटी के कारण इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है, वो एक अलग फैक्टर है, वो स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल्स का कंसेप्ट है। तो रिपीट कर देता हूं, स्क्रीनिंग इफेक्ट, अभी भी किसी को प्रॉब्लम है तो बोलो। और यहां पर क्वेश्चन देखना एडवांस लेवल में, मेंस तक का तो सिंपल है, यही पूछते हैं, बट एडवांस में कह दिया एटॉमिक नंबर 23 के लिए बताओ किसका एनर्जी ज्यादा होगा, 3d या 4s। क्लियर? आ गया समझ में? बच्चा डूब जाता अच्छा खासा बच्चा। ठीक है, मिटा रहा हूं मैं। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट के कंसेप्ट में क्या बात है, अब 2-4 लाइनें और लिख देता हूं। देखो, इस ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है, आगे देखो, स्क्रीनिंग इफेक्ट हेल्प्स टू इंक्रीज साइज। ये क्या कहता है? साइज बढ़ाने में हेल्प करता है, बट एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट, यहीं पे अगला पॉइंट लिख देता हूं, एंड हटाओ, इंक्रीजेज लेफ्ट टू राइट इन ट्रांजिशन सीरीज। ट्रांजिशन सीरीज में स्क्रीनिंग इफेक्ट लेफ्ट राइट चलने पर बढ़ेगा, ये आपको बता चुका हूं। इट वर्क्स अपोजिट ऑफ एन, अपोजिट टू NFA। ये क्या होता है? NFA के अपोजिट में वर्क करता है, ठीक है ना? सो एंड एक लाइन और लिख देता हूं, एंड L2R इन ट्रांजिशन सीरीज। ट्रांजिशन सीरीज में लेफ्ट टू राइट क्या होगा? लेफ्ट राइट इन ट्रांजिशन सीरीज बोथ। बोथ का मतलब क्या है बच्चों? स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड NFA increases, so both balance to each other। दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। आ गया समझ में? बिकॉज ऑफ दैट, लंबा क्यों जाऊं? सो साइज, IP, EA, EN वगैरह, ऑल प्रॉपर्टीज जो है, जो भी प्रॉपर्टीज है इन ट्रांजिशन सीरीज डी ब्लॉक, ट्रांजिशन सीरीज का मतलब है डी ब्लॉक, रिमेन सेम, ऑलमोस्ट सेम रहती है। बात क्या है? ट्रांजिशन सीरीज में दोनों फोर्स है, दोनों समझा दिए मैंने। NFA तो बचपन से ही बढ़ता था, न्यूक्लियस अट्रैक्शन फोर्स। स्क्रीनिंग इफेक्ट भी लेफ्ट राइट चलने पर बढ़ रहा है, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट लेफ्ट राइट चलने पर बढ़ेगा। इट मीन साइज, IP, EA, EN सारी प्रॉपर्टी लेफ्ट राइट चलने पर बढ़ेगी ट्रांजिशन सीरीज में। कोई डाउट है? सॉरी, रिमेन सेम रहेगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे को बैलेंस किए हुए रहते हैं। बट अगर फिर भी मैं बात करूं तो नोट डाल देता हूं मैं यहां पर एडिशनल, स्क्रीनिंग इफेक्ट जनरली बैलेंस टू almost 85% part, 85% part of NFA। स्क्रीनिंग इफेक्ट एटी 85% पार्ट को बैलेंस कर देता है। क्लियर हो गया? कोई डाउट है तो बोल दो, ठीक है? ये अपना पॉइंट हो गया। ऐसा नहीं कि ऑलमोस्ट का मतलब कभी कम और कभी ज्यादा, ठीक है? चलो नोट कर लो जो भी करना है। डाउट हो तो कमेंट्स दो फटाफट, समझ में आया तो भी, डाउट है तो भी। अब इस ये कॉमन क्वेश्चन पड़ा है डी ब्लॉक में, ट्रांजिशन सीरीज में एटॉमिक साइज, IP, EA, EN सारी प्रॉपर्टी लगभग सेम रहती है। सारी प्रॉपर्टी लगभग सेम रहती है। क्यों? उस क्यों का आंसर शायद आपको मिल गया है, ठीक है?
क्लियर क्लियर, वेरी गुड, सब बच्चों ने बोला क्लियर है। मजा आ रहा है सबको, आज तो ऐसा लग रहा है बहुत दिनों बाद जोश में बैठे लगते हैं। हाँ ठीक है, अब देखते हैं हम लोग एक एक एलिमेंट की बात कर रहे हैं, स्कैंडियम से लेके एमएन तक, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। अगर मैं यहां पर बात करूं तो कौन जीतेगा कौन हारेगा? दो प्रॉपर्टी जो सबसे मेन है ना, उनको भी डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। देखो, तो सबसे पहली बात है स्कैंडियम 21 से लेके Mn25 तक, मतलब एटॉमिक नंबर लिखना क्या है वो तुम जानो, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो क्या है, पहले स्टार्टिंग में देखो NF इज पावरफुल देन स्क्रीनिंग इफेक्ट। इन दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है? तो आपको पता है NF तो बचपन से होता है, तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स पावरफुल होगा कंपेयर देन स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये कॉमन सेंस की बात है, हाँ या ना। मिडिल में क्या होता है, NFA और स्क्रीनिंग इफेक्ट लगभग लगभग एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। और लास्ट में क्या होगा, तो लास्ट में NFA स्क्रीनिंग इफेक्ट से थोड़ा कम हो जाता है, मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट ओवरटेक कर जाता है NFA को। ये रियल एक एक पॉइंट के हिसाब से मैंने बोला, क्लियर। तो यहां पर साइज की बात करूं मैं आपको, तो पहले NFA ज्यादा है तो साइज थोड़ा कम होता है, इतना भी कम नहीं होता, इसलिए रिमेन सेम, थोड़ा सा ही कम होता है। ओवरऑल अगर हम यहां से यहां तक चले, स्कैंडियम से जिंक या कॉपर तक, तो वैल्यूज ऑलमोस्ट सेम ही घूम फिर के चलती रहती है। तो साइज पहले कम होगा, फिर यहां साइज लगभग लगभग सेम है, बहुत नहीं के बराबर। आप मैथमेटिकल वैल्यूज देखना अपनी एनसीईआरटी खोल के, डी ब्लॉक की एक टेबल है, टेबल जो डी ब्लॉक की है ना एलिमेंट की, उस टेबल में ये सब लिखा हुआ है। वैल्यूज देखोगे आप कहोगे सर 0.01 का अंतर है, तीनों में 0.01 का ही चेंज हुआ। कॉपर और इसमें साइज बढ़ गया क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट पावरफुल है। साइज और आईपी एक दूसरे के उल्टे होते हैं, इट मींस क्या हो गया बच्चों कि यहां पर आईपी पहले के मेंबर्स में ज्यादा है, मिडिल में आईपी लगभग सेम है, बाद में आईपी फिर बढ़ गया। कोई डाउट है किसी को तो बोल दो। बोलो भाई। अच्छा, आप कह रहे हो कि सर यहां तो कम होना चाहिए था ना? अरे दुष्ट प्राणियों, ऐसा नहीं होता, एक ही कंसेप्ट पे मत बैठे रहो। ये भी तो देखो कि स्टेबिलिटी फैक्टर है, तो स्टेबिलिटी आते ही साइज भी बढ़ता है और आईपी भी बढ़ता है। वन वे नहीं चलते, ये नहीं कि स्क्रीनिंग एक की धुन में, स्क्रीनिंग इफेक्ट की ही धुन में चल रहे हैं। दूसरा फैक्टर भी देखो। क्लियर हो गया? अब बोलो क्या हाल चाल है आपका? तो वो दोनों क्यों बढ़े, क्लियर है सबको? प्रॉब्लम है तो बोल। तो हमने बच्चों भी देखा मजे मजे में, स्क्रीनिंग इफेक्ट डी ब्लॉक का मेन लॉजिक यहीं से निकलता है। डी ब्लॉक की जो जान है वो है स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट। वो पूरा मैंने डिटेल में समझा दिया है आप लोगों को, क्लियर। आधा घंटा लगा है, 25 मिनट तो लगे हैं इस बात को समझने में। चलो, अब अगला टॉपिक मैं लेता हूं आपका, वो है लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। एक बात मैं आपसे बात कर रहा हूं जब तक ये रब करते हुए कि हमने पिछले एपिसोड्स में इससे पहले जो टेबल बनाई थी ना ट्रिक्स वाली, कि लेफ्ट राइट जाओगे देख लो एलिमेंट है कि कंपाउंड है, और क्वेश्चंस का आंसर फटाफट फटाफट कैसे निकलना है, उस टेबल के सारे पॉइंट अभी बाइंड अप हो रहे हैं। लास्ट पॉइंट है लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो अगर किसी को और कोई पॉइंट में डाउट है, मतलब उस बच्चे की बात नहीं कर रहा हूं जो आए नहीं कि सर ये भी पढ़ा दो, वो नहीं, अगर लगता है कि सर इस टॉपिक में थोड़ा कंफ्यूजन है, तो वो बच्चा देख बात कर सकता है, बट मतलब उसने पहले वाला वीडियो देखा होना चाहिए। जल्दी से बोल दो, कमेंट में दे दो। हम पढ़ रहे हैं, अगला टॉपिक है लेंथनॉइड
कॉन्ट्रैक्शन, ये अपना टॉपिक है। मींस आज जो इनऑर्गेनिक का बेस जो मुझे देना था, क्या क्या टॉपिक देने थे, रिएक्शंस के, रिएक्शंस कैसे है, दूसरा रीजनिंग क्वेश्चंस कैसे लगाना है, वो मैंने आपको आइडिया दिया। मींस आज के एपिसोड में ये एबीसीडी सारी आपकी खत्म हो चुकी हैं या हो जाएंगी, ठीक है ना। इसके बाद अगले एपिसोड्स में हम क्या करेंगे, तो अगले एपिसोड में लेसन वाइज इस बात को पढ़ेंगे, तो इन्हीं चीजों के हिसाब से अप्लाई करेंगे। तो ये बेसिक्स हो गया, अब आप मजे से कर लोगे, ठीक है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन को हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे एलसी। ये क्या होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, तो इसके लिए देखो 4F से 4F, अरे यार सॉरी 4D सीरीज से 5D सीरीज में जाते हैं, या फिर 5th पीरियड से 6th पीरियड में जब हम जाते हैं, या फिर हम एलिमेंट वाइज भी बात कर सकते हैं, जर्कोनियम से हैफनियम। पीरियोडिक टेबल का आइडिया थोड़ा बहुत होना जरूरी है। नेट में एक खतरनाक क्वेश्चन आ गया, एलिमेंट दे दिए 106 को क्या बोलते हैं, सब बोल देंगे अनिल हेक्सियम, उन्होंने कहा रदरफोर्डियम बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, ऐसे ऑप्शंस दे दिए, बच्चा फंस गया, है ना। अगला जो है, अगला है एजी और एयू। मतलब 4 कैटेगरी पे क्वेश्चन बनते हैं, बाकी तो पूरी सीरीज वाली बात है ना। 4D से 5D की सीरीज का कोई भी एग्जाम्पल आपको उठा के दे सकते हैं, बट अगर हम प्रीवियस रिकॉर्ड्स की बात करें तो क्वेश्चंस जनरली इन्हीं कैटेगरी से निकलते हैं। जैसे मैंने लिखे ना, लगभग ये मान लो कि वही क्वेश्चंस बनने वाले हैं। तो जब यहां से यहां चलते हैं तो क्या होता है, साइज, आईपी, ईए, मतलब इस तरह की जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होती हैं, लगभग सेम चलती है। व्हाई? तो आंसर है बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इस वाई का आंसर तो मिल गया आपको। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण ये जादू टोना हो जाता है। क्लियर? अब सवाल बनता है कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है क्या, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, ये हमें पढ़ना, ठीक है। चलो, तो 4D से 5D सीरीज में जाते हैं तो क्या होता है, तो अब मैं यहां लिख रहा हूं, जब हम 2, 8, 8, 18, 18, 32 और 32, ये हम लोगों का कैटेगरी है। 2, 8, 8, 18, 18, 32 एंड 32। जब हम यहां से यहां जा रहे हैं, हम कौन सी सीरीज से जा रहे हैं, 5th पीरियड है बच्चों, ये चेक कर लो, गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 5th से 6th पीरियड में जा रहे हैं। तो जब हम 5th से 6th पीरियड में जाएंगे तो क्या होगा, ऑर्बिट एक यूनिट बढ़ा, लिख देता हूं मैं बात, 5th to 6th पीरियड में जब हम जा रहे हैं, देन ऑर्बिट क्या हुआ, इंक्रीजेज बाय 1 यूनिट। ऑर्बिट एक यूनिट बढ़ा, दिख रहा है ना आपको, 5 की जगह 6 ऑर्बिट हो गए, बट हाँ, ऑर्बिट इंक्रीजेज एंड न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या हो गया, इंक्रीजेज बाय 32 यूनिट। ऑर्बिट एक यूनिट बढ़ा, लेकिन न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो हो गया 32 यूनिट, बहुत ज्यादा। 18 बढ़ रहा था, 18 की जगह कितना हो गया, 32 यूनिट हो गया। रिपीट कर रहा हूं, 5th से 6th पीरियड में जब जाते हैं तो ऑर्बिट बढ़ता है 1 यूनिट, बट NFA न्यूक्लियस अट्रैक्शन फोर्स ये बढ़ता है 32 यूनिट, बहुत ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। दिस रैपिड increase of NFA balance to
इंक्रीज इन साइज ड्यू टू ऑर्बिट। ऑर्बिट के कारण साइज में बैलेंस को सॉरी ऑर्बिट जो है उसके कारण जो साइज बढ़ना चाहिए था कि 5 से 6 हो गया, ये कहता है ऑर्बिट के साइज बढ़ाओ। एनएफ एकदम बहुत ज्यादा हो जाता है, वो साइज को एकदम कॉन्ट्रैक्ट करा देता है, घूम फिर के बात वहीं आ जाती है। तो यही मैंने लिखा है, दिस रैपिड इंक्रीज ऑफ एनएफ ए बैलेंस टू इंक्रीज इन साइज बिकॉज ऑफ ऑर्बिट। ठीक है ना। सो साइज आईपी रिमेन्स सेम, जो भी प्रॉपर्टीज हैं ये सेम हो जाती है। ये तो शॉर्ट आंसर हो गया। अब ये सेम क्यों हुई, कारण है यहां 18 की जगह 32 हुआ, ये 14 नए एलिमेंट आ गए और ये 14 एलिमेंट है लेंथेनॉइड्स। ये 14 एलिमेंट्स जो है उनको बोलते हैं हम लेंथेनॉइड्स, और बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इन साइज हुआ। साइज में कॉन्ट्रैक्शन क्यों हुआ, लेंथेनॉइड्स के कारण हुआ, इसीलिए इसका नाम है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसी के लिए इसका नाम क्या पड़ गया बच्चों, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। खत्म। कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो। ठीक है। तो 14 एलिमेंट्स के कारण ये साइज कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये ध्यान रखना आप। और इन 14 एलिमेंट्स को लेंथेनॉइड बोलते हैं। ये आपका पॉइंट हो गया। इतना सा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है। अब लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहां लगता है, तो आपको क्लियर लिखा हुआ है इनमें लगेगा, 5th और 4D और 5D सीरीज के मेंबर्स। इसके कारण सारी प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम हो जाती है। ऑलमोस्ट सेम इसलिए बोल रहा हूं कि क्वेश्चन तो उल्टा भी बनता है। कैसे, मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है। जैसे क्वेश्चन है साइज ऑफ जर्कोनियम और हैफनियम में, वैसे तो हम क्या बोलेंगे लगभग सेम है, बट एक को विनर करना है, चाहे वो फ्रैक्शनल ही हो, तो कौन जीतेगा कौन हारेगा, बोलो जल्दी से बताओ। तो दूसरा आईपी का क्वेश्चन दे देता हूं। आईपी एजी और एयू में से किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा, ये दूसरा क्वेश्चन है। एजी एयू में से किसका आईपी ज्यादा और किसका आईपी कम है। ठीक है, चलो तो देखो, जर्कोनियम हैफनियम में से साइज किसका ज्यादा होना है। लॉजिक कहता है कि ऊपर वाले का साइज कम और नीचे वाले का ज्यादा होना चाहिए, मतलब ये बात होनी चाहिए। बट आपको ट्रिक बताया हुआ है कि जब भी कभी क्वेश्चन बनेगा उल्टा बनेगा, है नहीं। क्या लिखा आपने, जब भी क्वेश्चन बनेगा तो उल्टा बनेगा। ये क्वेश्चन बन गया, बस जो आपको बेसिक ट्रिक बताया हुआ है। सिल्वर और गोल्ड में से किसका आईपी ज्यादा होना था, ऊपर वाले का ज्यादा होना था नीचे वाले से। लेकिन क्वेश्चन बन रहा है तो बिल्कुल उल्टा बनेगा। क्या बनेगा, ये बनेगा। बराबर है, कोई डाउट है तो बोल दो। यहां पर वैभव बाबू बोल रहे हैं कि रिपीट कर दो पुराना, शायद उन्होंने इसका बोला है, मैं कर देता हूं। जब 5th से 6th पीरियड में आ रहे हैं तो ऑर्बिट 5 की जगह 6 हो गए, तो ऑर्बिट वाला कंसेप्ट कहता है कि साइज बढ़ना चाहिए। ऑर्बिट कहता है कि साइज बढ़ना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो 18 की जगह 32 हो गया, मतलब 14 यूनिट एक्स्ट्रा हो गया। तो NFA एकदम बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो वो क्या कहता है, साइज घटा दो, साइज घटा दो। हाँ या ना। इसी को बोलते हैं हम लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि ऑर्बिट कहता है साइज बढ़ाओ, लेकिन लेंथेनॉइड के 14 एलिमेंट्स जो एक्स्ट्रा आ गए उन्होंने वहां बवाल कर दिया और उन्होंने साइज को कॉन्ट्रैक्ट करा दिया बढ़ाने के बजाय। तो घूम फिर के साइज लगभग उतना ही रह गया, क्योंकि दोनों कंसेप्ट अपोजिट हो गए। तो साइज ऑलमोस्ट सेम रहेगा, फ्रैक्शन में थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है, तो वो इतना इश्यू नहीं है। क्लियर। अब बोलो वैभव, जल्दी बोलो यस और नो। मैं आगे चलता हूं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस भी आप कर लोगे।
तो ये जो हमने बेसिक्स वाली एक टेबल बनाई थी वो पूरी तरह से बाइंड अप कर दी, ठीक है ना। जो बेसिक लेवल पे जो हमने एक टेबल किया था वो कंप्लीट हो गया। इसका मतलब कोई भी क्वेश्चन हो आप आराम से कर लोगे। टेबल आप सामने रखो, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, 1 मिनट का बोर्ड साफ करता हूं, जब तक टेबल सामने रखो या जो भी है 5 से 10 क्वेश्चन देता हूं, पता चलेगा कि आपके माइंड में कितना है और कितना नहीं है। रैपिड फायर होना चाहिए, तो जो गैप आया है तो वो भी पता चलेगा कि आपको पता है या ऐसे ही ढोल की बजा रहे हो बैठे बैठे। क्लियर? चलो मैं क्वेश्चन चालू करता हूं। आपको लॉजिक देना है, पहले ही कर चुके होंगे, ज्यादातर क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो ऐसा नहीं कि भाई, बट रिवाइज हो रहा है यहां पर आपका, तो इसलिए 20 दिन बाद जब हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो पता तो चले कि आपके माइंड में है या ऐसे बस घूमते फिरते क्लास में आ गए। और भाई सीरियस हो जाओ, सीरियस इसलिए कि जनवरी अटेम्प्ट पास में ही है। अगर आप सोच रहे हो कोविड सिचुएशन के कारण जनवरी अटेम्प्ट कैंसिल होगा, या आपकी गड़बड़ है, क्योंकि जनवरी अटेम्प्ट कैंसिल होने का चांस है ही नहीं, चाहे कितना भी प्रॉब्लम हो जाए। अभी तो सारे एग्जाम्स हो रहे हैं, बिकॉज जनवरी अटेम्प्ट कैंसिल होएगा तो जाएगा कब? फेब में बोर्ड के प्रैक्टिकल्स चल रहे होते हैं, याद है ना, हर पूरे ऑल ओवर इंडिया में। मार्च में बोर्ड एग्जाम्स हैं, तो ये इसका मतलब तो सबको शिफ्ट करना पड़ेगा, तो बहुत बड़ा माथाकुटी है। और वो शिफ्ट होएगा तो अप्रैल अटेम्प्ट भी शिफ्ट हो गया, तो अभी तो कुछ शिफ्ट नहीं होगा। दूसरी बात एक ध्यान रखना, कई बच्चे सोचते हैं, बहुत क्लियरली बता रहा हूँ, कई बच्चे सोचते हैं अरे जनवरी नहीं, हम अप्रैल अटेम्प्ट को सीरियस करेंगे, जनवरी अटेम्प्ट को नहीं करेंगे, इतना ध्यान नहीं देंगे। ये आप सोच रहे हो नहीं, ज्यादातर बच्चे सोच रहे हैं जनवरी अटेम्प्ट में आप कम मेहनत के बाद भी 90 परसेंटाइल इजीली क्रॉस कर लोगे। परसेंटेज नहीं है, परसेंटाइल है। 95 इजीली क्रॉस कर सकते हो। अलग अलग बच्चे का लेवल अलग अलग है, लेकिन अगर आप अभी जनवरी अटेम्प्ट में 95 परसेंटाइल क्रॉस कर रहे हो, तो अप्रैल अटेम्प्ट में आप ये मान लो कि आप 4 महीना एक्स्ट्रा पढ़ के भी इतनी परसेंटाइल नहीं ला पाओगे। ज्यादातर बच्चों का रिव्यू हर साल ऐसा ही निकलता है। आप कहोगे सर ज्यादा पढ़ रहे हैं, अब तो ज्यादा आना चाहिए, मैं 98 बना लूंगा। अरे भाई तू ही नहीं इस दुनिया में नहीं है एक होनहार, पूरी दुनिया होनहार और ब्रिलियंट माइंडेड लोगों से भरी हुई है। कारण जनवरी तक ज्यादातर बच्चा सीरियस नहीं होता, कुछ ही बच्चा अच्छा प्रिपेयर करके बैठा हुआ है, ज्यादातर तो आराम से मजे से कर रहे हैं। ये आप अलर्ट हो जाओ। अप्रैल तक सब बोर्ड कर चुके होते हैं, तो सारे छोटे मोटे पहलवान तो बन चुके हैं, तो जनवरी तक जो थोड़ा ठीक है वो टॉप में परसेंटाइल बना लेगा, और जो डाउन है उसकी बात नहीं कर रहा हूं। अप्रैल में ज्यादातर सब ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव लेवल बढ़ गया है, कॉम्पिटिटिव लेवल बढ़ गया है तो हालत खराब हो जाती है। अब परसेंटाइल बनाना मुश्किल है, भरोसा ना हो, अभी लेटेस्ट रिजल्ट आया, आपके जान पहचान के 5 बच्चों को लेना, केवल 10 को ले लो, 50 को ले लो, जो भी एक चार्ट बनाओ, है ना, आप उन 5-10 बच्चों का एनालिसिस करो, जनवरी अटेम्प्ट और सितंबर अटेम्प्ट, कितना महीना मिला, और प्योर पढ़ाई का महीना मिला। 6 महीने बच्चा घर से बाहर नहीं निकले आप लोग, पक्का है ना, और स्पेशली ऐसे बच्चे तो नहीं निकले, कहाँ जाएंगे? लॉकडाउन चल रहा है, कोविड चल रहा है, बीमार हो गए, कोरोना आ गया तो पूरा कैरियर खराब हो जाएगा। हम लोग तो फिर भी निकल जाए, तो आप लोग देख लो कितने लोग बाहर निकले, जेडबल नेट देने वाले नहीं निकले, बिल्डिंग से बाहर नहीं निकले, सोसाइटी में नहीं गए। तो उन्होंने किया क्या? नॉर्मल में जब डेली लाइफ चल रही होती है तो कभी हफ्ते में, महीने में एक आध बार बाहर चले जाते हैं, घूमने चले जाते हैं, फ्रेंड्स के साथ ही घूम आते हैं, पार्टी में चले जाते हैं, ये होता है वो होता है। 6-8 महीने पूरी तरह से बच्चों ने फुल टाइम पढ़ाई की, तब भी आप 10 में से देखोगे मिनिमम 9 की परसेंटाइल डाउन हो गई पहले के कंपेयर में, जबकि पढ़ाई तो बहुत जबरदस्त कर डाली उन्होंने। कारण ये है, सारे चैंपियन बन गए। अब चैंपियन बन गए तो फिर तो प्रॉब्लम होना ही होना है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। चलो क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, पहला, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑक्सीजन और सल्फर में से किसकी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी, और क्यों, रीजन भी लिखना है आपको। दूसरा, आईपी नाइट्रोजन ले लो आप, एल्यूमिनियम और गैलियम में से किसका ज्यादा होगा, किसका कम। 10 क्वेश्चन दूंगा बच्चों में आपको।
अगर मैं आपसे कहूं AGAU वाला क्वेश्चन है तो IP किसका ज्यादा किसका कम, चलो बताओ। साइज की बात करूं मैं, मान लो तो फास्फोरस और सिलिकॉन में से कौन बड़ा? बेरिलियम और बोरॉन में से किसका IP ज्यादा? करते जाओ। सेवनटीन्थ लिख देता हूं। सेवंथ का मतलब हेलोजन्स है, किसकी ज्यादा है किसकी कम और क्यों। क्यों के बिना कोई क्वेश्चन नहीं चलेगा, हर एक का रीजन होना चाहिए आपके पास। लास्ट 10th नंबर का क्वेश्चन साइज से दे देता हूं, चलो। करो, 2 मिनट दे रहा हूं। चलो देखो भाई, देखो
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा होगी, तो नीचे वाली की। क्वेश्चन बन रहा तो उल्टा ही बनेगा। पहला पॉइंट पहले हम क्वेश्चन बना लेते हैं। हमें पता है डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है, इन क्वेश्चन बन गया तो उल्टा बनेगा। आंसर बाद में देता हूं। यहां पर एल्यूमिनियम गैलियम में से आईपी नीचे चलते हैं तो आईपी कम होता है, क्वेश्चन बन गया तो उल्टा बनेगा। आईपी नीचे चलने पर आईपी कम होता है, क्वेश्चन बन गया तो उल्टा बनेगा। पहले क्वेश्चन बना लो फिर आंसर देते हैं। आपको यही तो सिखाया मैंने, क्या खुद क्वेश्चन बनाना भी आपको आना चाहिए, और हमेशा क्वेश्चन जो आप सोचते हो ना उसके उल्टे कंसेप्ट्स पर बनते हैं। क्लियर? चलो इसके बाद हम बात करेंगे साइज की। तो साइज की बात करने वाले हैं यहां पर। तो डाउन दोनों में से हमें, चलो इसको ऐसा लिख दूं तो थोड़ा इजी रहेगा सब बच्चों को देखना समझना। एलिमेंट मैंने उल्टा लिख दिया ना, कोई बात नहीं। बताओ किसका साइज ज्यादा किसका साइज कम। तो हमें पता लेफ्ट राइट चलते हैं तो साइज कम होता है, लेकिन क्वेश्चन बन गया तो उल्टा बनेगा। बताओ किसका आईपी ज्यादा किसका आईपी कम। लेफ्ट राइट चलते हैं तो आईपी बढ़ता है, इन क्वेश्चन बन गया तो उल्टा बनेगा। हाँ या ना? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 ग्रुप 17th ग्रुप, चलो इसको उल्टा ही रहने दो। तो लेफ्ट राइट चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है। हाँ या ना? इन क्वेश्चन बन गया तो उल्टा बनेगा। तो 17th पहले आता है तो 17th ग्रुप की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 ग्रुप से ज्यादा है, और इवन 0 ग्रुप की तो 0 ही होती है, वैल्यू ही 0 होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लेगा ही नहीं तो एनर्जी देगा ही नहीं। डेंसिटी की बात करें तो टॉप टू बॉटम डेंसिटी बढ़ता है, टॉप टू बॉटम डेंसिटी बढ़ता है। हाँ या ना बच्चों? तो डेंसिटी बढ़ा क्यों? तो क्वेश्चन बन गया तो उल्टा बनेगा। बस पहले क्वेश्चन बना लो, लॉजिक बाद में देंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैलोजन्स की ज्यादा होती है, तो मैंने क्वेश्चन लिख ही दिया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है ना। 9th नंबर आईपी, ऑक्सीजन का लेफ्ट राइट चलते तो आईपी बढ़ता है, लेकिन क्वेश्चन बन गया तो उल्टा बना दो। क्वेश्चन बनाना है तो उल्टा बना दो। साइज नीचे चलते हैं तो साइज बढ़ रहा है, नीचे चल रहे हैं तो साइज बढ़ रहा है, लेकिन क्वेश्चन बनेगा तो फिर उल्टा बना दो। सबसे पहला काम है, मैंने 10 क्वेश्चन बना दिए। पहले मैंने क्वेश्चन लिखे नहीं थे, मैंने आपको ही कहा था खुद क्वेश्चन बनाओ। तो ये देखो आपके क्वेश्चन सही बनाए या नहीं बनाए, पहला स्टेप आपने सही क्रॉस किया या नहीं किया, उतना चेक करो। अब आंसर देना चालू करो। टाइम दूंगा, 10 क्वेश्चन है, कम से कम 1-1 मिनट में तो होंगे ना, तो 2 मिनट फिर दे रहा हूं मैं आपको, करो। तो देखते हैं हम लोग कितना सही है कितना गलत। पहले का आंसर लेते हैं अपन लोग बच्चों, बाकी अभी जल्दी करो, खत्म करो पहले। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी, तो लॉजिक क्या है इसका। तो ऑक्सीजन है 26, सल्फर है 286,
तो यहाँ 18 की कैपेसिटी होती है, यहाँ 8 की कैपेसिटी और यहाँ 18 की कैपेसिटी है। मिल गया आंसर। तो ऑक्सीजन पैक है कंपेयर में सल्फर के। ऊपर नीचे का लॉजिक बताया हुआ है मैंने, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन वाले की, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की ज्यादा है सल्फर से। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सल्फर से ज्यादा है, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सल्फर से ज्यादा है। बिकॉज ऑफ दैट क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन सल्फर में पहले आएगा, इजीली आएगा कंपेयर देन ऑक्सीजन। लिखवाया हुआ है ये मैंने, पहले रिकेप शॉर्ट में दे रहा हूं, कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो ना। दूसरा है आईपी वाले बात करूं, एल्यूमिनियम और गैलियम, यहां है 283, यहां है 218.3। एल्यूमिनियम और गैलियम का जो आईपी वाली बात है, तो यहां पर वही सेम लॉजिक है, देख रहे हो 8 होता है। अंदर का ऑर्बिट पूरा भरा तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है, अंदर का ऑर्बिट पूरा भरा तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है। यहां पर अंदर का ऑर्बिट पूरा भरा है ना, तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है, तो यहां 18 हो गए। क्लियर। तो NFA बहुत तेजी से बढ़ गया, NFA बहुत तेजी से बढ़ गया, जिससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। डेंसिटी बढ़ गई तो आईपी क्या होगा, नीचे वाले का ऑटोमेटिक ज्यादा होगा। क्लियर है। कंफ्यूजन हो तो बोलते जाना। सिल्वर गोल्ड अभी समझाया था, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या होता है, साइज कम हो जाता है। यहां भी तो NFA बड़ा, साइज कम हो गया, वही बात है यहां पर भी, NFA बड़ा, साइज कम हो गया तो आईपी बढ़ गया। उसको मैंने ऐसे लिख दिया आपकी बार। लैंग्वेज तो थोड़ी बहुत आनी चाहिए ना आपको ट्विस्ट करनी। यहां पर सिल्वर और गोल्ड में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण इसका साइज क्या हो जाता है, इससे सॉरी आईपी चल रहा है, तो इसका आईपी साइज कम हो गया तो आईपी ज्यादा हो गया। क्लियर। साइज डिक्रीजेस, आईपी इंक्रीजेस। खत्म। बोलो कोई डाउट है तो बोल दो। यहां पर बात करें हम इसके आगे, साइज आईपी, ये हो गया है ना। अगला पॉइंट लेते हैं हम लोग इसमें, साइज किसका ज्यादा होगा। तो यहां पर 3p3 है और यहां पर 3p2 है, स्टेबिलिटी फैक्टर हो गया, तो स्टेबिलिटी के कारण साइज बढ़ गया ना कि कम हुआ। इसका साइज ज्यादा होना था लेकिन इसका साइज बढ़ा क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। बेरिलियम और बोरॉन में यहां पर 2s2 है और यहां 2p1 है, तो इन दोनों का आंसर एक ही है, स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल्स। लॉजिक तो आपको पहले से ही पता है, कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत नहीं, आपको पता है एलिमेंट लेफ्ट टू राइट, अप्लाई खुद करो, एलिमेंट और लेफ्ट टू राइट। क्लियर है कि नहीं। तो आंसर क्या होएगा, स्टेबिलिटी से आएगा। क्लियर। खत्म। स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल्स, ये था लॉजिक। ठीक है। यहां पर बात करें तो यहां पर भी सेम है, स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल, वही एलिमेंट और लेफ्ट टू राइट है, तो स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल से इसका आंसर निकाल लो। डाउट हो तो बोल देना। डेंसिटी देखो, ये अंदर वाला ऑर्बिट है और ये इतना भरा, ठीक है। इसकी कैपेसिटी होती है 18 इलेक्ट्रॉन्स की, इसकी कैपेसिटी कितनी है, 18 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हो गया कि नहीं। चले हम आगे। तो 18 इलेक्ट्रॉन्स की जो कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी से क्या होगा, मैं क्या कह रहा था, सॉरी, 18 इलेक्ट्रॉन्स की जो कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी के कारण क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी क्या हो गई, खाली रह गई। खाली रह गया तो इलेक्ट्रॉन आगे चला गया, तो ये तो डायरेक्ट डेंसिटी का आंसर है, क्योंकि अंदर वाला ऑर्बिट पूरा भरा नहीं है, इलेक्ट्रॉन बाहर वाले में जा रहा है, तो ये तो डायरेक्ट डेंसिटी से हो गया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैलोजन्स की,
हेलोजन्स का P5 कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये होता है P6, तो ये भी आंसर है स्टेबिलिटी। वही एलिमेंट लेफ्ट राइट 2p3 और 2p4, आंसर अगेन यहां भी स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल्स है। आंसर यहां भी स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल्स। कोई डाउट है तो बोलो। अगला केस आता है इसके बाद, साइज जर्कोनियम हैफनियम, अभी अभी समझाया था, आंसर है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। आंसर है इसका लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। चलो, मैंने आपको 10 क्वेश्चंस दिए हैं, अभी आपने आंसर्स किए होंगे, नहीं किए हैं तो आपकी स्पीड कम है, मैंने टाइम सफिशिएंट दिया है। आप फटाफट बताओ कितने में से कितने मार्क्स आए। जितने क्वेश्चन सही है उतने मार्क्स दे लो फटाफट, नो नेगेटिव नो पॉजिटिव, केवल मार्क्स दो। जल्दी करो, कुछ समझना है तो बोल दो, रिपीट कर दूं, अदरवाइज अगला टॉपिक चालू करता हूं। जल्दी से। आठ नौ जीरो, ये कौन है? रामानी बेन। रामानी जी कैसे काम चलेगा, एकदम खतरनाक मार्क्स हैं आपके तो। देवांशी, बहुत ज्यादा, दिमाग ही हिल गया पूरा मेरा तो। बेटा ऐसे कैसे, रीजन रीजन बताओ। मतलब ठीक है, 1 नंबर 2 नंबर कम आए, या तो आपने तो अकाउंट भी ओपन नहीं किया, खाता भी नहीं खुला, शगुन नहीं मनाया बेटा। 8 8 8 10 आउट ऑफ 10 कोई नहीं है। ठीक है चलो, देवांशी थोड़ा ध्यान दो बेटा। देवांशी 2 है क्या? हाँ, थोड़ा ध्यान दो बेटा। अब चलो, अब हम लोग बात करें, मैं आपको स्ट्रक्चर फॉर्मेशन समझाऊं। स्ट्रक्चर बनाना आपको आता है क्या? जल्दी बोलो। हम लोग 2 टॉपिक और लेंगे अभी, पहला एक स्ट्रक्चर बनाने का काम, और दूसरा अभी पीरियोडिक के लास्ट स्टेज पे चल रहे हैं ट्विस्टेड क्वेश्चंस। ऑफिशियली पीरियोडिक टेबल पूरा हो चुका है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी आप आज ही जाके निट जेडबल के सारे पिछले सालों के क्वेश्चंस कर लेना, हो चुके हैं सब के सब। पीरियोडिक रिपीट कर रहा हूं, पीरियोडिक टेबल 11th का मैंने मजे मजे में खत्म कर दिया है, पूरा ब्लॉक भी हो गए हैं, लेकिन अभी पीरियोडिक की बात कर रहा हूं। पीरियोडिक के A to Z क्वेश्चंस कर लेना, अगले एपिसोड में डाउट ले लेना, ठीक है? बाद में ये नहीं कि सर पीरियोडिक नहीं हुआ, 11th का पूरा रिपीट कर दिया है मैंने, ठीक है? सर ट्राई किया पर एक भी आंसर सही नहीं है बेटा, आप कोई बात नहीं, पुराने एपिसोड को देखना, उसमें ये सब बताए हुए हैं कि कैसे आंसर लाना है। आज तो ये रिवाइज करवाया था। अभी है, मैं आपसे क्वेश्चन दे रहा हूं, मान लो सेकंड आईपी ऑर्डर। 1-2 क्वेश्चंस लेते हैं, कैसे करना है वो बताया हुआ है, रिवाइज हो जाएगा। सेकंड आईपी ऑर्डर बताओ। ये रहा, आप बोलो। दूसरा क्वेश्चन है आपको, वही सेकंड आईपी, 2 क्वेश्चन दिए मैंने, चलो बताओ फटाफट। देखो कैसे करोगे, सबसे पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 3s1 3p1 सॉरी 3s2 3p1 3p2,
ये अपना पहला पॉइंट हो गया। सबसे पहला काम है हमने इसका ये पॉइंट करवाया, ठीक है। अब फर्स्ट आईपी का अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट आईपी तो यहीं से निकल जाएगा देखते ही। फर्स्ट आईपी का ऑर्डर क्या हो गया, फर्स्ट आईपी। जहां स्टेबिलिटी होती है वहां आईपी बढ़ जाता है, अदरवाइज आईपी लेफ्ट राइट चलने पर बढ़ेगा। तो ये इसका नॉर्मल ऑर्डर होना था, लेकिन यहां पर अगर हम देखें तो इसमें स्टेबिलिटी फैक्टर है तो आईपी बढ़ गया। ये तो फर्स्ट आईपी की बात है। अब सेकंड आईपी की बात करें, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा 3s0, जिसको मैं 2p6 लिख देता हूं, 3s1 3s2 3p1। अब सेकंड आईपी की बात करेंगे हम लोग आगे, तो सेकंड आईपी में क्या होगा, सेकंड आईपी में क्या होगा बोलो। तो सीधा सा पॉइंट है कि स्टेबिलिटी फैक्टर है तो सोडियम का आईपी ज्यादा होगा स्टेबिलिटी के कारण Mg से। एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद की बात कर रहा हूं ये। उसके बाद एल्यूमिनियम में ये वाला कॉन्फ़िगरेशन है तो एल्यूमिनियम का अगेन स्टेबिलिटी के कारण दोनों से ज्यादा हो गया। तो ये आपका फाइनल आंसर है। चेक करो, देखो ये आपको एलिमेंट से मतलब नहीं है, आपको कॉन्फ़िगरेशन देखो, ये स्टेबल है, ये कम स्टेबल है, ये स्टेबल है और ये कम स्टेबल है। तो ये फिर ये दोनों विनर हो गए अपने आजू बाजू वालों से। नंबर 1 पे बात करूं तो एक नंबर इसको मिलेगा, नंबर 2 इसको मिलेगा, नंबर 3 नंबर 4। अगर हम सीरियल से ऐसा अरेंज ना करें, बिल्कुल 1 2 3 4 करें, तब भी आपको आना चाहिए, हाँ या ना, जल्दी से बोलो। आपने स्ट्रक्चर का कमेंट नहीं दिया है कि अगर आपको कोई भी स्ट्रक्चर बनानी हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड पता करने हो, तो आपको करना है कि नहीं करना है वो भी कमेंट दो। और ये क्वेश्चन तो मैंने बता दिया है, इसका कमेंट दो, ये चालू करो। लाइक सब्सक्राइब करना, शेयर करना, वो बोलने की जरूरत नहीं है, रट जाना चाहिए। और मेरा हैशटैग भी आपको पता होना चाहिए, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री रटना नहीं है। तो ये कुछ बातें आपको सबको पता होनी चाहिए। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, बताओ कि यहाँ पर इतने अच्छे सारे चैलेंज के साथ पढ़ाते हैं, जो बोलते हैं एग्जाम्स में आता है। और ऐसा नहीं, चेक करो ना, प्रूव करो। मैं तो अभी प्रूव करूंगा, एक दिन पेपर लेके बैठूंगा आपके सामने, ये देखो JEE में इस साल क्या आया, निट में क्या आया, पहले थोड़ा पढ़ा दूं। ऑर्गेनिक तो मैं PGC में कराऊंगा ही कराऊंगा, ठीक है। चलो दूसरे का ट्राई करो, आप करो। स्ट्रक्चर एक बार रिवाइज करवा दो, मतलब आता है आपको। चलो ये वाला क्वेश्चन तो कर लो पहले, ठीक है। देखते हैं फर्स्ट आईपी के लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3p3 3p4 3p5 3p6। ये फर्स्ट आईपी की बात है, ठीक है ना। अब जिनको कॉन्फ़िगरेशन में प्रॉब्लम है, मैंने कॉन्फ़िगरेशन के वीडियोस बना रखे हैं, दोबारा बोल रहा हूं देख लेना। दो कॉन्फ़िगरेशन के वीडियो, फटाफट चुटकियों में आंसर निकलेगा, प्लीज देख लेना। मस्ती के मूड में मत बैठना, नहीं तो फिर मुश्किल पड़ेगी यहां पर, क्योंकि ये चीजें 11th में सिखाई जाती है, 12th में नहीं। तो मेरे ट्रिक वाले वीडियो देखो और ऐश करो। तो यहां ऑर्डर क्या हो गया, ये स्टेबिलिटी के कारण विनर है, बाकी तो लेफ्ट राइट चलते हैं तो बढ़ता ही है, ये स्टेबिलिटी के कारण विनर है। अब फर्स्ट आईपी की बात हो गई है, तो फर्स्ट आईपी इसको भूल जाओ, ठीक है ना, तो कंफ्यूज हो जाओगे बाद में। अब फर्स्ट आईपी के बाद सेकंड आईपी की बात कर रहा हूं मैं। सेकंड आईपी के लिए क्या होगा, तो 3p2, यहां से इलेक्ट्रॉन निकालो, 3p3 3p4 3p5। ठीक है, कोई डाउट है, ये अपनी बात हुई।
अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो क्या होगा, बोलो। तो स्टेबिलिटी फैक्टर यहां पर है तो ये विनर हो गया, इधर से भी हो गया और इधर का तो लॉजिक है ही। एक नंबर पे करूंगा तो एक नंबर तो इसी को मिलेगा, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, क्योंकि स्टेबिलिटी आजू और बाजू में लगती है, बहुत लंबा गैप है तो वहां पर चैलेंज नहीं होगा। और जैसे जैसे इधर जाते हैं इलेक्ट्रॉन निकालना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये मत सोचना कि सर स्टेबिलिटी इसकी तो एक नंबर इसको मिलना था ना। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो, जल्दी से बोलो। चलो, ये सेकंड आईपी के ऑर्डर भी हो गए। अब हम लेते हैं नया टॉपिक, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन एंड बॉन्ड्स का पता करना। तो हेडिंग है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बॉन्ड्स। कहां कोवलेंट बॉन्ड होगा, कहां पर आयोनिक होगा, कहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, और स्ट्रक्चर फॉर्मिंग, ठीक है ना। स्ट्रक्चर फॉर्मेशन एंड बॉन्ड आइडेंटिफिकेशन, ये हमारा पॉइंट है। स्ट्रक्चर फॉर्मेशन एंड बॉन्ड आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। चलो, वेरी गुड, सबको क्लियर हो रहा है, अच्छी बात है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बॉन्ड कैसे बनते हैं। तो एक टॉपिक में बता रहा हूं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसको समझते हैं अपन लोग। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बुक्स में इग्नोर कर दिया जाता है, जो बहुत गलत है, कंपटीशन में इसमें बहुत काम आता है, तो आप इसको अच्छी तरह से देखना। देखो, जब भी कोई एक एलिमेंट या एटम किसी दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है तो उनके बीच में एक बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड का नाम होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब है एक एटम ने किसी दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेशन दिया। अब ये डोनेशन टेम्परेरी डोनेशन है, परमानेंट नहीं है, जैसे पुराने जमाने में होता था। कर्ण था, याद है ना, अपने कवच कुंडल दे दिए थे, राजा हरिश्चंद्र ने अपना सब कुछ डोनेट कर दिया, खुद मजदूरी कर रहे थे। तो यहां पर मॉडर्न डोनेशन है, बिल्कुल उस तरह से जैसे अभी मेरे पास मान लो एक बाइक है, आज मेरे को कहीं जाना नहीं है, मेरे किसी फ्रेंड ने कहा कि भैया बाइक दे दो, तो मैंने उसको टेम्परेरी डोनेट कर दी। मेरे को 5 बजे मान लो चैनल पर आना था पढ़ाने के लिए 5:30, तो 5 बजे निकलना था, तो मैंने कहा ठीक है। मेरे को उसने सुबह सुबह बोला कि यार मेरे को काम है बाइक से, मैंने कहा ठीक है आज मेरे को कहीं नहीं जाना, 5 बजे निकलना है, तो तू एक काम करना कि 5 बजे से पहले पहले आ जाना। उसने कहा 5 नहीं 2-3 बजे तक के आ जाऊंगा। तो ये वो वाला डोनेशन है कि जब तक बाइक उसके पास है मालिक वो भी है, ओरिजिनल मालिक मैं हूं बाइक का, लेकिन जब तक बाइक उसके पास है मालिक वो भी है, मर्जी हो जैसे चलाए। गड्ढे चल रहे हैं अभी तो रोड पे भयंकर वाले बारिश के, तो गड्ढों में कुदाए, पंक्चर कर लाए, टायर को स्टाइल से बाइक को घुमाए, टायर को पूरा घिस दे, जब तक उसके पास है मालिक वो भी है। तो यहां जो डोनेशन होता है उसमें एक ने किसी दूसरे को टेम्परेरीली डोनेट किया, क्लियर है। और उस डोनेट इलेक्ट्रॉन पर इसकी ऑनरशिप तो है ही है, ये मैं हूं, और ये जो मेरा फ्रेंड बाइक वाला है जो बाइक लेके गया वो है। तो एक्चुअल बाइक का ओनर तो मैं ही हूं, लेकिन जब तक उसके पास है ओनर वो भी है, ध्यान रखना। आया ना? चले हम आगे। अब एक्चुअल ओनर का मतलब क्या है देखना, समझना। अभी मैंने क्या कि मैं तो एकदम हाईटेक आदमी हूं, तो आप तो जानते हो, ठीक है ना। मैंने क्या उसमें सब कैमरे वैमरे हिडन कैमरे लगा रखे हैं, सारा सिस्टम फिट कर रखा है। तो जैसे ही क्या हुआ, वो मजे ले रहा, गड्ढों में कुदा रहा है, मेरे को दिख गया। मैंने कहा तो बाइक को तोड़ लाएगा, और अभी नई की नई बाइक है, अभी तो 100 किलोमीटर भी नहीं चलाई थी मैंने। तो मैंने तुरंत उसको फोन किया, ए वापस लेके आ मेरी बाइक। आया कि नहीं आया? तो अगर मैं चाहूंगा तो जब मर्जी उससे ले सकता हूं। तो एक्चुअल ओनर मैं हूं, लेकिन जब तक उसके पास है, वो उसकी बैंड बजा रहा है, तो वो भी है उसका ओनर। क्लियर हो गया पहला पॉइंट। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक एटम ने किसी दूसरे एटम को, या एक एटम ने किसी दूसरे मॉलिक्यूल को लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया।
जो डोनेट करता है उस पे पॉजिटिव और जो लेता है उस पे कॉमन मैथ्स है नेगेटिव चार्ज आता है। और ये सिंगल नहीं होता, पेयर का ही डोनेशन होगा, ये बात आप ध्यान रखना। कोई डाउट है तो बोल। अब अगला पॉइंट बात करते हैं हम इसमें। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ये अगर दोनों मॉलिक्यूल का इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है, दोनों स्टेबल हो सकते हैं, तो ये टूट भी सकता है, मतलब काफी वीक बॉन्ड होता है, काफी वीक बॉन्ड होता है। ठीक है, अभी देखते हैं। अब ये कब देगा डोनेशन? ऐसा नहीं कि ऐसे जोश में डोनेट कर रहा है। जैसे अगर मान लो मेरे को अभी चैनल पे आना और मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, मेरा कोई फ्रेंड कह रहा है कि यार मेरे को काम है, तू एक काम कर, तू मेरे को बाइक दे दे, तू मत जा आज। देऊंगा क्या मैं बाइक? मेरे को भी तो अपना काम करना है ना। वो कहेगा मैं डूमस घूम के आऊंगा, भजिए खा के आऊंगा, नहीं ना। मेरे को अपना क्लास लेना है या मेरे को अपने काम के लिए जाना है, तो ऐसा थोड़ी कि अपना काम छोड़ के उसको बाइक दे दूंगा कि चल तू ऐश कर, मैं आज नहीं जाऊंगा, या पैदल पैदल चला जाऊंगा, नहीं। तो ये कब डोनेशन होगा? दूसरा पॉइंट आप ध्यान रखना, जब मेरे पास स्फीयर में था तब मैंने दिया। तो जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर स्फीयर पड़ा है तो ही डोनेट होगा, नहीं तो नहीं होगा। और इसका मतलब मॉलिक्यूल, ये एटम या मॉलिक्यूल जो भी है, उसका खुद का ऑक्टेट होना चाहिए, तभी स्फीयर में होती है चीज। उससे पहले तो खुद की स्टेबिलिटी के लाले पड़े हुए हैं, दूसरे को कैसे दे देगा? क्लियर हो गया बच्चों? कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो। ठीक है, देखते हैं अपन। तो ये बात आपको समझाई मैंने। वीक बॉन्ड है, टेम्परेरी डोनेशन होता है, दोनों का इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस होना चाहिए, और चौथी बात है कि स्फीयर में होगा तो ही डोनेट होगा। स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग कैसे बनती है। मैंने कहा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बनाना है। कैसे बनाओगे देखना। सल्फर के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। सल्फर के आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन के भी आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्टेट लॉ क्या कहता है? सल्फर को भी 2 बॉन्ड बनाने हैं ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और ऑक्सीजन को भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 बॉन्ड बनाने हैं। सल्फर और ऑक्सीजन दोनों को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2-2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, मतलब 2-2 बॉन्ड बना लेंगे। तो इस तरह से इन्होंने आ गले लग जा वाला गाना गाया, दोनों का कोटा हो गया पूरा। चेक कर लो, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट, चेक कर लो सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है। अब क्या होता है कि दूसरा एक और ऑक्सीजन आता है भागा भागा, उसको पता चलता है कि ऐसे सल्फर अंकल आए हुए और वो ऐसे बॉन्ड बना बना के स्टेबिलिटी दे रहे हैं। तो वो आएगा भागा भागा, अंकल अंकल मेरे को बॉन्ड बनाना है, मेरे से बॉन्ड बनाओ, मेरे को भी स्टेबल होने का है नहीं, मेरे को भी स्टेबल होने का, मेरे से बॉन्ड बनाओ। क्लियर है कि नहीं? सल्फर क्या करेगा? बोले बना ले, अपने बापूजी का जाता क्या है, ये ले तू भी ऐश कर। चलेगा क्या? ना। सल्फर के बापूजी का तो कुछ नहीं गया, लेकिन सल्फर का स्टेबिलिटी चला गया। चेक कर लो कितने इलेक्ट्रॉन हुए, बोलो कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 10। एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 बॉन्ड का मतलब 8, और 2 ये, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। किसी को प्रॉब्लम है? आया कि नहीं आया समझ में? तो ये सल्फर कहेगा भैया नहीं, सॉरी यू आर लेट, अब मैं आपसे बॉन्ड नहीं बना सकता, पहले आते तो तेरे से बना लेता, मेरे कोई सगे वाला थोड़ी था कि उससे बॉन्ड बनाऊंगा। तो बोले पहले आता तो मैं तेरे से बना लेता। तो सल्फर ऑक्सीजन को कहता है कि सॉरी यू आर लेट। अब ऑक्सीजन सोचता है यार इतनी दूर से आया, यहाँ तो मेरा पेट्रोल का पैसा नहीं निकला, मतलब इतनी दूर से आया यार, यहाँ तो काम हुआ नहीं, उदास होके बैठ जाता है वहीं पे। तो सल्फर कहता बोले एक काम करते, एक हेल्प मैं कर सकता हूं तेरी। बोले कि एक काम कर, तू ये ले। आया ना? बोलो कोई डाउट है? तो मैं बोले कि मेरे पास स्फीयर में पड़े हुए टेम्परेरी दे देता हूं, मेरे को अभी काम नहीं आ रहे, लेकिन काम लगेंगे तो मैं तेरे से ले लूंगा, फिर नाटक मत करना। बोले ठीक है। तो इस तरह से स्फीयर वालों को इसने डोनेट कर दिया। आप चेक करो, ऑक्सीजन का भी हो गया ऑक्टेट पूरा, इस सल्फर का तो बचपन से ऑक्टेट पूरा है ना? सॉरी मैंने गलत कर गया, सॉरी, ज्यादा जोश में आ जाता हूं कई बार मैं। इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है।
ये बन गया SO2 मॉलिक्यूल। क्लियर सबको? अब SO2 के बाद आता है SO3 का मॉलिक्यूल कैसे बनेगा? तो यहां पर तो लंगर चल रहा है ना भाई, ठीक है ना। जब लोगों को पता चलता ऑक्सीजन वगैरह को, अरे सल्फर अंकल ऐसे ऐसे डोनेट भी कर रहे हैं, बॉन्ड नहीं बना रहे, तो वो क्या हेल्प सबकी करते हैं, वो है कि नहीं। तो एक और ऑक्सीजन आता, भागा भागा, बोले अंकल अंकल मेरे को बॉन्ड बनाने का है, नहीं तो कुछ तो हेल्प करो ना, मैं भी बेचारा मर रहा हूं। सल्फर कहता है, बोले कोई बात नहीं, तू भी ऐश कर, ये ले बेटा, तू भी जल से कर। तो अब क्या बन गया? SO3 मॉलिक्यूल। तो SO2 के बाद क्या बना? SO3 का मॉलिक्यूल बन गया। हाँ या ना? कोई डाउट है? खत्म? चलो, अब SO4 बनेगा क्या? अब कहां बनेगा? अब तो इसकी किडनी और लीवर बेच दो ले जाके, अब तो है ही नहीं ना उसके पास, तो बनेगा कहां से? तो अब इसके बाद बन नहीं सकता। क्लियर है कि नहीं? चले हम आगे। तो ये मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बनाई, एक और स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग। मैंने कहा H2SO4 का मॉलिक्यूल बनाओ, मैंने कहा H2SO4 का बनाओ। तो देखो सिंपल ट्रिक है, सल्फर के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। कितने बॉन्ड बनाएगा सल्फर ओरिजिनल? ओरिजिनल बॉन्ड कितने बनाएगा? तो आंसर है 2। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स किसी को चाहिए उतने ही इलेक्ट्रॉन्स बन सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं बनते। हाँ या ना? कोई डाउट है तो बोल देना। तो यहां पर क्या होगा? 2 बॉन्ड बनाएगा। अब अगला ट्रिक ध्यान रखना, अगर कंपाउंड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों हैं, रिपीट कर रहा हूं, कंपाउंड में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों हैं, तो जो भी उसमें से लीस्ट है ना, उतने बॉन्ड बना दो। हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों होने के केस में जो भी उनमें से कम नंबर में है उतने बॉन्ड बना दो, या सिंपल कह लो कि हाइड्रोजन जितने हैं उतने OH बना दो, क्योंकि हाइड्रोजन ही कम होता है। तो कंपाउंड में हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तो हाइड्रोजन जितने हैं उतने OH बॉन्ड बना दो। बिंदास ये ट्रिक लगाना, फास्फोरस के 2-3 एग्जांपल्स के अलावा, वो मैं बताऊंगा, ठीक है ना। तो यहां कितने OH बॉन्ड बनेंगे? तो आंसर है 2 OH बॉन्ड बनेंगे। तो ये बन गया एक OH, ये बन गया दूसरा OH। खत्म? अब इसके बाद क्या होगा? तो इसके बाद क्या होगा? तो सीधी सी बात है, अब बनाओ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब ओरिजिनल बॉन्ड तो बनेंगे नहीं, तो ये बन गए, मैंने जाड़िए जाड़िए कर दिए मोटे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये बन गया H2SO4 का स्ट्रक्चर। 2-3 स्ट्रक्चर और देख लेते हैं, फिर क्रॉस करना चालू करते हैं, ठीक है। देखते हैं अपन, मैं आपको कहूं कि आपको बनाना है HNO3 का स्ट्रक्चर, चालू करो। मैंने कहा PO4-3 या H3PO4 ले लो, हम नेगेटिव तो हम बाद में भी कर लेंगे। ये HClO4 करते जाओ, P2O5, KMNO4, K2Cr2O7, NH4Cl। ये कुछ स्ट्रक्चर्स दिए, इतने से स्ट्रक्चर से आप पूरे काम खत्म कर लोगे, ये डेफिनेटली मैं बोल सकता हूं। दे रहा हूं 2 मिनट का टाइम, फटाफट ट्राई करो, देखते हैं हम लोग आपने क्या सीखा क्या नहीं सीखा। देते जाना भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
इसमें तो आ रहा है, ठीक है। चेक करो आप, ठीक है ना। HNO3, नाइट्रोजन के आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक 3 बॉन्ड ओरिजिनल बनाएगा, नाइट्रोजन के आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ओरिजिनल बॉन्ड कितने बनाएगा? तो आंसर ओरिजिनली 3 बॉन्ड बनाएगा, काम खत्म। इसके बाद क्या करेगा? तो इसके बाद अगला पॉइंट आता है कि वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। इसके बाद अगला पॉइंट है वो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि ओरिजिनल तो काम खत्म हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट। तो एक ऑक्सीजन जो है उसको अपना लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देगा, एक ऑक्सीजन को वो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देगा, काम खत्म हो गया। कोई डाउट है? चलो अब यहां पर बात करते हैं H3PO4 में। H3PO4 में क्या होगा? फास्फोरस के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। अभी अपने ट्रिक के हिसाब से कितने OH बनेंगे? तो आंसर है, देखते ही समझ में आ गया, 3 OH बनेंगे। तो 3 OH बनेंगे, एक OH बनाया, दूसरा OH बनाया और तीसरा OH बनाया, हो गया ऑक्टेट कंप्लीट। अब ये क्या करेगा? तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। अब एनसीईआरटी में भी समझ लो, एनसीईआरटी में कोऑर्डिनेट नहीं बना के ऐसे सिंगल बना रखा होता है, बच्चा कंफ्यूज रहता है, चार्ज वगैरह इग्नोर कर दिया जाता है, ठीक है ना। ऐसा तो मॉलिक्यूल स्टेबल ही नहीं, आप चेक करना एनसीईआरटी आपकी बुक्स में। तो वो रियल में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। अब भगवान जाने सिंबल मिस्टेक होती है उनसे, या फिर नहीं, मजाक कर रहा हूं, बता देता हूं लॉजिक, ठीक है ना। एक्चुअली क्या है ना कि उसमें क्या कर रखा है कि इसको हमने क्या देखा, लेने वाला नेगेटिव, तो उन्होंने सिंगल मान के वो नेगेटिव और ये अंदर वाला पॉजिटिव है ऐसा मान के खत्म किया है। बट कंपटीशन में कोऑर्डिनेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको दुखी करके रखेगा, तो ध्यान रखना, ठीक है ना। तो आप तो इसी तरह की आदत रखो, उसको साइड में रखो कि हाँ ऐसा मान सकते हैं उसको, सिंगल और नेगेटिव पॉजिटिव। क्लियर? कोई डाउट हो तो बोलना। HClO4, एक क्लोरीन के आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक OH बनाएगा और 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। आया ना? P2O5, P2O5 जो है वो क्या होगा? तो फास्फोरस ऑक्सीजन, तो देखो फास्फोरस के आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। अब ये 3 बॉन्ड बनाएगा, जबकि ऑक्सीजन क्या है, 2 बॉन्ड बनाता है, सिंगल तो ऑक्सीजन बनाएगा नहीं। तो अब क्या करे? ऑक्सीजन अगर 2 ऑक्सीजन से जुड़ेगा फास्फोरस, तो फास्फोरस का क्या हो गया? ओवरवेट हो गया, मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है ना। और अगर फास्फोरस ऑक्सीजन को कहे कि भैया मैं तो सिंगल बनाऊंगा, तेरे को बनाना है कि नहीं बनाना है, तू ऐश कर, तो ऑक्सीजन ना कर देगा कि भैया मैं पागल थोड़ी हूं कि मैं ऐसे सिंगल बनाऊंगा। तो दोनों में हो रहा है झगड़ा, लेकिन एक फायदा हो गया, 2 फास्फोरस है तो 2 फास्फोरस कहते हैं, एक काम करते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं, दोनों मिलके क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ ऐसे शेयरिंग कर डालेंगे। अब दोनों का काम हो गया पूरा, दोनों के ओरिजिनल बॉन्ड हो चुके हैं कंप्लीट। हाँ या ना? कोई डाउट है? तो कभी भी ऐसा हो ना कि एक ऑड बना रहा है एक इवन बना रहा है, तो ऐसे शेयरिंग बीच में कर दो, याद रहेगा आपको। जहां पर दोनों ऑड बना रहे हैं तब तो इशू नहीं है, OH आ गया तो इशू नहीं है, लेकिन जब एटम ही 2 हैं, ये कहता है मैं ऑड नंबर में बनाऊंगा, ये कहता है मैं इवन नंबर में बनाऊंगा, तो दोनों का मान सम्मान कर दो ऐसे। अब इसके बाद क्या बनेगा, आगे का तो कहानी आपको पता है, क्यों मेरा मुंह खुलवाते हो, है कि नहीं? आया बच्चों समझ में? कोई प्रॉब्लम है? आगे तो कोऑर्डिनेट, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, तो ऑक्टेट के बाद जो बॉन्ड बनता है वो होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड।
यहां आ जाओ KMnO4 पर। सबसे पहले तो बच्चों को यही प्रॉब्लम है कि Mn के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो ही नहीं पता उनको, तो करेंगे कैसे? Mn के आउटर शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे? तो Mn का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s2 और डी ब्लॉक के लिए हमेशा ध्यान रखना वैलेंस इलेक्ट्रॉन जैसे है तो डी और एस दोनों को गिनते हैं। जिन बच्चों को नहीं पता है वो ये बात ध्यान रखना, डी ब्लॉक के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो गिने जाते हैं ना, एस और डी दोनों के गिने जाते हैं। क्लियर हो गया? ऐसा नहीं कि डायरेक्ट कुछ भी कर दोगे। तो Mn के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। ये लो, ओके। अब ओरिजिनल बॉन्ड तो बन गए, काम हो गया, हाँ या ना? क्योंकि साथ है तो एक ही बॉन्ड बनाएगा, उसके बाद कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे। ये लो, ये लो, ठीक है। ये है। अब एक बात, ये तो हमने लिखा है ओरिजिनली तो वो होता ही ऐसा है कि MnO4 में MnO4 का डिवोर्स हो चुका होता है, तो कोई इशू नहीं है उससे। तो इसको हम लोग अलग भी लिख सकते हैं। इट मींस ऐसा मान लेते हैं, ये ज्यादा अच्छी तरीका है, बट चलता है, वो इतना कॉमन सेंस आपको होना चाहिए। क्लियर? MnO4 मैग्नेट आयन और KMnO4 है तो K को यहां जोड़ो या अलग लिख दो, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो बोलते जाना भाई। इधर आ जाओ, K2Cr2O7, Cr के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6। चेक करो, ये रहे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, तो यहां पर क्या होगा? क्रोमियम के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ओरिजिनल बॉन्ड कितने बनाएगा? 2। ओरिजिनल बॉन्ड बनाएगा केवल 2, और उतना हमें पता है कि एक तो ओके बनना है, क्योंकि वही OH की जगह पोटेशियम सोडियम आ गया तो भी खानदान एक ही है, तो ओके कितना बनेगा? तो आंसर है 1 ओके बनेगा, सॉरी 2 ओके बनेंगे। तो पर क्रोमियम एक ओके चला गया, 1 ओके। तो अब ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड तो बना नहीं सकता, क्योंकि क्रोमियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं रहा, 6 इलेक्ट्रॉन है ना, ऐसे। तो क्या करेगा? वही सेम बात, वही मगजमारी हो रही है कि ये क्रोमियम कहता भैया एक तो मेरा इधर बुक हो गया है, तो मैं तो एक ही बॉन्ड बनाऊंगा, ये कहेगा मैं 2 बॉन्ड बनाऊंगा। झगड़ा हो रहा है, तो दूसरा क्रोमियम आके बोलता है, बोले यार काहे को माथा कुटी करते हो, आ जाओ ना, मेरे को भी एक ही बनाना है, हम शेयरिंग कर डालते हैं। ये लो जी, आ गया समझ में कि डाउट है? बाकी के तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं। क्लियर? अब एक दो बातें मैं ये एक और एग्जांपल समझा दूं, फिर समझाता हूं, या इसको बाद में समझाता हूं, रखता हूं पाइपलाइन में। देखो, ये एक बात मैंने समझाई। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम डबल बॉन्ड की तरह भी मान सकते हैं, तो ये बात आप ध्यान रखना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, तो इट कैन बी कंसीडर एज डबल बॉन्ड, तो इसका मतलब हम ऐसा भी मान सकते हैं। ठीक है? तो वो भी गलत नहीं है, ये बात आप ध्यान रखना। क्योंकि अगर मान लो मैं NO3 आयन ले लूं, मान लो यहां पर NO3 आयन होता, तो ये ऐसा हो जाता, ये डबल बॉन्ड, और इनमें रेजोनेंस चल रहा होता है लगातार। एनसीईआरटी का अब फंडा समझ में आया आपको। लेटेस्ट में इस इग्नोर करने का मतलब ही ये है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सर डबल एयर कोऑर्डिनेट है, कैसे करूं, ये सिंगल, ये डबल, ये कोऑर्डिनेट, नहीं मजा नहीं आ रहा उसको। क्लियर? तो उसको डबल बॉन्ड की तरह मान के हम क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके कारण ये क्या होगा, बॉन्ड लगातार रोटेट होंगे तीनों के तीनों, तो यहां पर बॉन्ड ऑर्डर कुछ और हो जाएगा। ऐसा नहीं कि हम क्या कहेंगे, आप क्या कह रहे हो यहां पर कि 2 डबल बॉन्ड है और 1 सिंगल बॉन्ड है, लेकिन जब इसकी रेजोनेंस पढ़ाऊंगा मैं आपको इसका इनऑर्गेनिक का, तब हम इस बात को डिटेल करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि इसका बॉन्ड ऑर्डर तो क्या है, 5/3 है। तो ये बात सब जगह लगेगी, सब जगह। तो ये इसलिए ऐसा हो रहा है,
क्लियर? तो अभी हम लोग एक ही बॉन्ड पे फोकस कर रहे हैं, बाद में इस बात को बाद में देखेंगे, जिससे हर चीज को एक एक करके समझने में इजी रहे अपने को। ये लो, और मैं वापस H पे आ जाता हूं। कोई डाउट है तो बोल दो। नेक्स्ट केस आता है इसके बाद। अगला है आपका H3PO4 वगैरह वगैरह हो गया। NH4Cl की बात करूं तो NH4Cl में क्या होगा? तो NH4Cl की स्टोरी है वो देखो पहले आप। ये है आपका अमोनिया, ये आपका अमोनिया है। ठीक है, अब इस अमोनिया में ये HCl है। HCl का बॉन्ड क्या? पोलर है। आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला क्लोरीन की इसके बराबर है, लेकिन ये क्या? चीटर लोग होते हैं, हेलोजन्स। ताकत उतनी नहीं है वाले, लेकिन चीटिंग तो करेंगे करेंगे, वही वाला हाल है। तो इनके कारण ये बॉन्ड पोलर है। तो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज है यहां पर। इधर की बात नहीं कर रहे अभी, HCl। अब ये क्लोरीन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, भयंकर वाला। क्लोरीन क्या कर रहा है? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है कि भाई ला आजा, कोई इशू नहीं है। अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहा है, वो जमीन पर पड़ गया, मिट्टी में पूरा लेट गया, दूंगा नहीं, मर जाऊंगा लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं दूंगा। और क्लोरीन खींच रहा है। क्लियर? हालत खराब है, बुरी तरह हाफ रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा। सॉरी। तो अब क्या होगा? ये तो इसकी स्टोरी चल रही थी। इधर से अमोनिया अंकल जा रहे हैं, आराम से घूमते हुए टहलते जा रहे हैं। उनकी नजर पड़ी, बोले यार ये कब तक कैसे, उनको लगा ये, बोले यार ये खा जाएगा इसको, ऐसे कब तक फाइट करेगा ये बच्चा, वो हाथी का बच्चा। बोले कब तक फाइट करेगा? तो उस पास में जाके बोलते हैं, अरे क्यों एक इलेक्ट्रॉन के चक्कर में इससे मगजमारी कर रहा है, उसको इलेक्ट्रॉन दे, अपनी जान छुड़ा, है नहीं, क्यों मच कर रहा है? तो हाइड्रोजन कहता है, साहेब इलेक्ट्रॉन दे दिया तो जान वैसे निकल जाएगी। बोले एक ही तो इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, तो मैं तो नहीं दूंगा, मर जाऊंगा नहीं लेकिन नहीं दूंगा, क्योंकि वो जाते ही तो मेरी जान वैसे निकल जाएगी। तो अमोनिया सोचता है यार बात तो सही है। बोले इलेक्ट्रॉन दे दिया तो बचेगा क्या इसके पास? तो उसको, अमोनिया को उसके ऊपर थोड़ी दया आ जाती है। वो कहता है, बोले एक काम कर, तू एक काम कर, मेरे पास आ, मैं तेरे को एक नहीं दो इलेक्ट्रॉन देता हूं। बोले ये इलेक्ट्रॉन दे के उससे जान छुड़ा, और मेरे पास आ, मैं तेरे को एक नहीं दो इलेक्ट्रॉन देता हूं। तो अमोनिया क्या करता है? हाइड्रोजन को दो इलेक्ट्रॉन ऐसे देने का ऑफर कर देता है। तो हाइड्रोजन क्या करता है? यहां पर अभी देखो पार्शियल चार्ज था, पोलर बॉन्ड है ये वाला, लेकिन जैसे इसको ऑफर आता है, अब मैं ऑफर बाद में लेता हूं, दोबारा स्टोरी देखते हैं। तो ये ऑफर आता है, तो ये क्या कहता है? हाइड्रोजन क्लोरीन को वही ले, ये ले ऐश कर तू भी, खत्म। बोलो हाँ या ना? ये हुआ पॉइंट। अब यहां का लॉन पेयर उधर चला गया। क्लियर हो गया? यहां का लॉन पेयर उधर गया, तो इसने, नाइट्रोजन ने अपना लॉन पेयर इसको दे दिया, तो इसने वो बॉन्ड पूरी तरह ट्रांसफर कर दिया, और ये स्ट्रक्चर बन गई NH4Cl। इसमें चार्ज, पॉजिटिव चार्ज अब हाइड्रोजन के ऊपर नहीं रहा है, ये पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर मूव कर गया, क्योंकि यहां रेजोनेंस वाला कंसेप्ट देखेंगे ना जब अगले एपिसोड्स में, तब ये एकदम मस्त लेवल पे आपको और क्लियर होगा। ये खत्म। ये आपका ये वाला पॉइंट मैंने बाइंड अप किया। देखो रिपीट करता हूं मैं, यहां जो बात चल रही है आपकी, हम पढ़ रहे हैं अभी स्ट्रक्चर्स और बॉन्ड्स के वैरायटीज। तो अब मैं स्ट्रक्चर बनाना मैंने समझाया, होप कि आपको काफी इजी हो गए होंगे स्ट्रक्चर, कुछ टिपिकल स्ट्रक्चर्स को छोड़ के। तो इसके लिए एक और मैंने आपको ट्रिक्स वाला वीडियो बना रखा है, ऑक्सो फॉस्फोरस के और स्ट्रक्चर फॉर्मेशन का, जिसमें मैंने सारे ऑक्सो एसिड्स के स्ट्रक्चर बना के इस बात को बहुत इजीली समझा है। तो वो वीडियो जरूर देख लेना आप।
तो आपको एडवांस लेवल तक की भी स्ट्रक्चर चुटकियों में हो जाएगी। तो स्ट्रक्चर का काम खत्म हो गया, बार बार हम इस पे ब्रेक नहीं मारेंगे। पी ब्लॉक में स्ट्रक्चर आएंगे, मैं सीधा कहूंगा खुद करो, मैं नहीं कराऊंगा, मैं उसके एडवांस लेवल की चीजें कराऊंगा। चलेगा ना कि बार बार ब्रेक मारें? अगर बार बार ही ब्रेक मारना है तो फिर इन चीजों का कोई फायदा नहीं है। आप डिसाइड करो आपको किस पैटर्न पे पढ़ना है। अगर एकेडमिक पैटर्न पे पढ़ना है तो फिर तो वो टीचर अच्छा है। मैं भी ऐसे पढ़ाऊं कि जो बुक खुलवाते हुए लाइन टू लाइन करा देता है, भले बच्चे को समझ में आया, रट्टा मारे बच्चा जाने। और मेरा पैटर्न ये है कि कंसेप्ट क्लियर कर दो, फिर डायलॉग मारते रहो, है कि नहीं? और एडवांस लेवल तक बच्चे को मजे मजे में ले जाओ। एक्चुअली क्या होता है कि हर एक की, मैं हो सकता है बहुत अच्छा हूँ, 10 बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं मान लो, या 100 बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं, तो 100 में से 90 का लिए अच्छा हो सकता हूँ, 10 के लिए नहीं। क्योंकि उनकी सोच मेरी सोच से मैच हो रही है कि नहीं हो रही है कोई जरूरी नहीं है। बट मैं एक्सपर्ट हूं तो मैं तो आपको यही कमिटमेंट दूंगा और यही कहूंगा कि आप मेरे हिसाब से आप अपने आप को कन्वर्ट करोगे तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट बोर्ड में भी अच्छा आएगा और JEE नीट में भी अच्छा आएगा। बिकॉज काफी लंबा एक्सपीरियंस हो उस बात का, इशारा मुंह खुलते ही समझ में आ जाता है क्या होने वाला है, ठीक है ना? तो ये चीजों को अगर आप मानोगे, लेकिन अगर आप अपने माइंड को ही ब्लॉक करके बैठो हमें तो ऐसा ही पढ़ना है, तो हो सकता है मैं उसके लिए अच्छा टीचर नहीं हूं, ठीक है? लेकिन डेफिनेटली फिर आपका रिजल्ट JEE नीट में नहीं आएगा। वो मैं खाली बोर्ड पे लिख देता हूं, पेज तो है नहीं। क्लियर है कि नहीं? तो अगर आपको रिजल्ट चाहिए JEE नीट और बोर्ड सब जगह, मतलब अच्छी रैंक चाहिए, तो आपको चेंज होना है, मेरे को चेंज नहीं होना है। मैं तो हूं जो हूं, मेरे को पता है उस लेवल तक जाऊंगा तो रिजल्ट आएगा। आप जा सकते हो मेरे साथ तो आओ, मैं आपका हाथ पकड़ के खींच ले जाऊंगा। नहीं तो आप जहां बैठे हो, मैं किसी एक को टारगेट नहीं कर रहा हूं, ओपन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे कह रहा हूं, क्योंकि लाखों बच्चे हैं, सबकी सोच अलग अलग है, करना कुछ खुद नहीं चाहेंगे, ब्लेम दूसरे को कर देंगे भले। तो क्लियर? तो आपको उस लेवल तक आना है। हमका मतलब सारे टीचर्स आपको ले जाने के लिए इस प्लेटफॉर्म वाले तैयार है। और यहां मैं कभी भी ये बात ध्यान रखना, अगर मैं यहां बोल रहा हूं ना कोई बात, तो मैं अकेला एक सब्जेक्ट के लिए नहीं बोल रहा हूं। जब मैं बोलता हूं तो बोल ही देता हूं कि ये चीज मैं करा रहा हूं, ये ट्रिक मैं दे रहा हूं, वो ट्रिक मेरी है, बस खत्म। वो और किसी सब्जेक्ट और किसी टीचर की नहीं है। लेकिन जब मैं ओपनली इस तरह की बात करता हूं, मैं पूरे प्लेटफॉर्म के टीचर्स को लेके चलता हूं। क्लियर? ये मेरी आदत है और पता है, मुझे पता है किस टीचर का लेवल क्या, सारे टीचर एक से एक जबरदस्त है। वो आप पढ़ रहे हो तो आपको पता है। क्लियर? यहां कोई बात है तो बोलो। लास्ट वाला स्टेप फिर से समझाओ भाई, कौन सा है यार? क्लियर नहीं हुआ? अब बोल दो क्या समझना है। अब हम बात करते हैं, इसमें स्ट्रक्चर बनाने वाली बात हो चुकी है। यहां पर किसी को कोई बात करनी है तो बोलो, अदरवाइज फिर मैं आगे थोड़ा सा इसके क्वेश्चंस करवाता हूं। क्लास 10 मिनट बच रहे हैं खत्म होने में, तो थोड़ी शायद 2-4 मिनट पहले खत्म हो जाए, क्योंकि अगला टॉपिक अगले एपिसोड में ही चालू करेंगे। तो यहां तो कोई कमेंट है तो दो। स्ट्रक्चर बनाने के साथ बॉन्ड के वेराइटीज समझा देता हूं। देखो, अब हम बात कर रहे हैं बॉन्ड कैसे बनते हैं। देखते ही कैसे पता चले कि बॉन्ड कैसा होगा? बॉन्ड होते हैं आपके पास, तो उसको ऐसा नहीं लेते, हम चेंज करते हैं। बॉन्ड तो सबको पता है 12th में हो तो। मैं आपको ब्लॉक वाइज फटाफट धांसू स्पीड से तरीके से समझाता हूं। और बॉन्ड कैसा बनेगा, अगर हम मान लो S ब्लॉक और P मतलब कॉम्बिनेशन लेते हैं हम लोग, तो यार लंबा जाएगा, अपने पुराने तरीके से समझा देता हूं कि बॉन्ड कितने टाइप के हैं। तो आप लो बॉन्ड का वैरायटी, फटाफट हो जाएगा, और ब्लॉक, क्योंकि उसमें फिर लंबा जाता है। अगर हम बात करें कोवलेंट बॉन्ड कब बनेगा, तो जब P प्लस P ब्लॉक के एलिमेंट मिलेंगे। ब्लॉक कौन सा ऊपर लिख दिया है? P प्लस P ब्लॉक के एलिमेंट। इसमें से, इस ट्रिक में से एल्यूमिनियम को, जो पॉपुलर एग्जांपल है उनकी बात कर रहा हूं बच्चों, एल्यूमिनियम को लात मार दो, यहां से रिप्लेस कर दो, और हाइड्रोजन को इस जगह पे प्लस कर दो। मींस अपने इस ट्रिक में एल्यूमिनियम जो P ब्लॉक का है उसको इस जगह मत लो, और हाइड्रोजन जो S ब्लॉक का है उसको इस कैटेगरी में ले लेना। काम खत्म। कोवलेंट बॉन्ड के बाद आता है पोलर, मतलब वो चलेगा आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड कब बनेगा? जब S ब्लॉक वाले मेंबर
पी ब्लॉक वालों के साथ जुड़ते हैं। इसमें से हाइड्रोजन को इधर प्लस करो, सॉरी हाइड्रोजन को रिप्लेस करो, एल्यूमिनियम को यहां पर ऐसे ले लेना, मतलब हाइड्रोजन को एस ब्लॉक के जैसे मानना और एल्यूमिनियम को एस की तरह मानना, और हाइड्रोजन को ये इसके साथ है ये ट्रिक, पी ब्लॉक के साथ नहीं, ये हाइड्रोजन को इग्नोर कर देना। तीसरा होता है आपका मेटेलिक बॉन्ड। तो एस ब्लॉक या फिर डी ब्लॉक, जब एस और डी ब्लॉक के साथ जुड़ता है तो मेटेलिक बॉन्ड बनता है। देखो एस एस जुड़ रहा है तो मेटेलिक है, डी डी जुड़ रहा है तो मेटेलिक है, एस और डी जुड़ रहा है तो भी मेटेलिक है, एस और डी जुड़ रहा है तब भी मेटेलिक है, हाँ या ना। यहां पर बात करूं मैं, तो यहां पर बात करूं तो एस पी जुड़ रहा है तो आयोनिक है, पीपी जुड़ रहा है तो कोवलेंट है। मतलब सारे ब्लॉक ले लिए, एफ ब्लॉक के हैं तो वो डी ब्लॉक के कैटेगरी में लेना। एफ ब्लॉक पे क्वेश्चन बनता ही नहीं है इस तरह का, बट बनता है तो एफ ब्लॉक और डी ब्लॉक एक ही तरह मानना। ये मत सोचना सर एफ तो आपने बोला ही नहीं, रिपीट कर रहा हूं, एफ ब्लॉक डी ब्लॉक में इंक्लूड कर दिया है मैंने, तो एफ ब्लॉक का मतलब डी ब्लॉक की ही बात हो रही है वहां पर, ठीक है। अब अगर मान लो डी ब्लॉक का मेंबर या एफ ब्लॉक का मेंबर जुड़ गया फिर पी ब्लॉक के साथ, ठीक है ना, तो क्या होगा, ऐसे केस में बॉन्ड होता है पोलर कोवलेंट, बॉन्ड होगा पोलर कोवलेंट। और अगर ये ऑप्शन में नहीं दे रखा है तो उस केस में आप आयोनिक टाइप को टिक कर देना, मतलब आयोनिक टाइप हो गया बॉन्ड का, ये आप ध्यान रखना। तो ये मैंने शॉर्टकट में टेबल बनाई जिसको देखते ही आपको पता चल जाए कि बॉन्ड कैसा है। हम यहां पर क्वेश्चंस करते हैं, वापस कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देता हूं मैं आपको, तो बताओ इसमें कौन कौन से बॉन्ड है। तो देखो फटाफट चल रहा हूं मैं, देखना कोऑर्डिनेट बॉन्ड है इसमें और कोवलेंट बॉन्ड है। वैरायटी कौन सी है, कोऑर्डिनेट और कोवलेंट है। यहीं से पता चल गया, आयोनिक तो होगा नहीं क्योंकि मेटल है ही नहीं इसमें। यहां पर कोऑर्डिनेट और कोवलेंट बॉन्ड है सब जगह, देख लो आप। लेकिन अगर मैं मेटल ले लेता तो एक अलग बात होती, मेटल ले लेता तो एक अलग बात होती, हाँ या ना। क्लियर है कि नहीं, बोलो। तो ये सब कोवलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, लेकिन यहां KMnO4 को देखो, अब थोड़ी भीड़ कम कर रहा हूं जिससे समझना इजी रहे। KMnO4 के एग्जाम्पल्स में अगर हम देखें तो क्या है, KMnO4 यहीं से ही आपको क्लियर हो जाएगा। मेटल आ चुके हैं, तो मेटल है तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, तो आंसर है आयोनिक बॉन्ड भी बनेगा। तो इसमें आयोनिक बॉन्ड भी है, ठीक है ना, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है। ये कौन सा बॉन्ड है, तो ये आयोनिक की तरह ही काउंट होएगा, ठीक है ना, या कोवलेंट कह सकते हो। आयोनिक और कोवलेंट और कोऑर्डिनेट तीनों बॉन्ड है, यहां पर भी वही बात है। आयोनिक ये रहा, ये पोलर कोवलेंट है, यही बोला है ना मैंने, इसलिए मैं कोवलेंट बोल रहा हूं। डी ब्लॉक का है तो डी ब्लॉक का पी ब्लॉक के साथ पोलर कोवलेंट। तो इसमें कौन कौन से बॉन्ड है, दोनों का एक ही आंसर है, आयोनिक भी बॉन्ड है, कोवलेंट भी है, पोलर भी इसमें आ गया और कोऑर्डिनेट भी है, सारे बॉन्ड है इसमें। जिसको डाउट है वो बोले फटाफट, जिसको भी इसमें डाउट है जल्दी से बोलो। लास्ट एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूं, एक बच्चे ने रिपीट भी करवाया है, बच्ची ने, तो वो भी मैं समझा देता हूं, ठीक है ना। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड क्या होता है बच्चे, अमोनिया जो है और ये HCl है, ये पोलर बॉन्ड है। अब अमोनिया क्या करता है, कहता है कि भैया क्यों माथा पीटी करता है, तू मेरा इलेक्ट्रॉन ले ले और इस इलेक्ट्रॉन को दे दे वापस, उधर से मच मच छोड़, शांति से जी, बस इतना सही है। तो इसमें कौन सा बॉन्ड है, तो ये देखो, ये बॉन्ड कैसे बॉन्ड है अमोनियम क्लोराइड में, ये बन गया आयोनिक, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, ये बन गया कोऑर्डिनेट, ये एक है आयोनिक, एक बना कोऑर्डिनेट, और एक है ये है कोवलेंट।
कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट और कोवलेंट कोऑर्डिनेट और आयोनिक, ये बॉन्ड है इसमें, कोई डाउट है तो बोल। खत्म। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। NH4Cl में तीनों टाइप के बॉन्ड होते हैं, अमोनियम क्लोराइड में तीनों टाइप के बॉन्ड होते हैं, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट और आयोनिक, तीनों टाइप के बॉन्ड, बिल्कुल याद रखना। ठीक है, चलो फटाफट देखो, कोई डाउट है तो बोलो। बॉन्ड और स्ट्रक्चर्स वाला काम भी हमारा खत्म हो गया है, मींस आज जो पढ़ाना था वो हो गया है। फटाफट अपने कमेंट दो, मैं देखता हूं कि एक आधा एग्जांपल और देने के काम हो गया, जल्दी करो। कमेंट दो जल्दी से, क्लियर, वेरी गुड। ठीक है, तो ये आपको मैंने समझाया ये वाला केस। लास्ट एक वर्ड बोल देता हूं आपको, लास्ट एक वर्ड बोल देता हूं अब मैं आपको, ठीक है ना? क्लियर सबको? वेरी गुड। ठीक है, लास्ट एक वर्ड बोल रहा हूं, फिर आज का एपिसोड और लेक्चर खत्म। अगले एपिसोड में मिलेंगे। देखो मजे मजे में पीरियोडिक के साथ मैंने बॉन्डिंग भी खत्म करने जा रहा हूं, आपको पता ही नहीं चल रहा है। हेडिंग डालने की जरूरत क्या है, बॉन्डिंग चालू है आपका। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि अगर मॉलिक्यूल का इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है, जब चालू किया था, तो दोनों के बीच में डिवोर्स हो सकता है, दोनों अलग अलग हो सकते हैं। इसका मतलब ये ऐसा भी हो सकता है, तो ये बॉन्ड इजीली टूट भी सकता है, क्योंकि हमें पता है कि दोनों का इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है। क्लियर हो गया? तो अगर मॉलिक्यूल का इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है तो वो फ्री एग्जिस्टेंस भी शो कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि भाई जबरदस्ती उनको रहना ही रहना है। क्लियर? मिलते हैं हम अगले एपिसोड में। कल मेरा मॉर्निंग में है, तो मिलते हैं हम अगले एपिसोड में, जिसमें बॉन्डिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पॉइंट टू पॉइंट कवर करूंगा। होप आपको ये पैटर्न समझ में आ रहा है। इस तरह चलना सही है कि 11th का भी पूरा इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं अपन, जिसमें 11th भी पूरा कर रहे हैं, 12th भी पूरा होएगा मजे मजे में। ठीक है, पहले में 11th खत्म हो रहा है, 2-3 लेक्चर में 11th बिल्कुल बिंदास खत्म हो जाएगा। 12th तो ऑटोमेटिक खत्म हो गया, क्योंकि बेस अगर बन गया तो फिर तो फॉर्मेलिटी है पेज पलटना। कोई कमेंट देना है तो जल्दी से दो भाई, नहीं तो मैं वेंट गॉन हो रहा हूं। ठीक है, चलो बोलो।